लाइव है। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो 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 रे, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो, लाइव हो गया। हेलो 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 हेलो, आवाज जा रहा है सर? शुरू करें? कमेंट बॉक्स ऑन। हेलो, शुरू करें? तैयार हैं? आईपीएल नहीं देखना है, आईपीएल नहीं देखना है। किसको देखना है? आज का टैगलाइन है आईपीएल नहीं देखना है, मम्मी पापा को देखना है। आज का टैगलाइन है सर, आईपीएल नहीं देखना है, मम्मी पापा को देखना है। कौन कौन मम्मी पापा को नहीं देखेंगे और आईपीएल देखेंगे? आप देखेंगे, हम लोग। हेलो हेलो हेलो, लैपटॉप में नेट ऑन होगा, उसको ऑफ करो तो। हेलो हेलो, लैपटॉप का नेट ऑन होगा, ऑफ करो उसको। हेलो, बफरिंग हो रहा है क्या? हेलो 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 हेलो, ठीक है ठीक है। हेलो 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 हेलो, ठीक, बफरिंग नहीं ना है? हेलो 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 हेलो, कितना? हेलो हाँ, हेलो 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 सर, आवाज जा रही है? आज का टैगलाइन है हमारा सर, आईपीएल नहीं देखना है। किसको देखना है? मम्मी पापा को देखना है। हम आप लोग को आईपीएल नहीं देखना है। किसको देखना है? मम्मी पापा को देखना है। तैयार है ना आप लोग? किसको देखने के लिए? मम्मी पापा को देखने के लिए। बहुत सारे लोग आज आईपीएल देख रहे होंगे, तो ऑब्वियसली आप देखिए, आपको मम्मी पापा को नहीं देखना है और देखने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे नालायक बच्चों की कोई जरूरत नहीं। सर, मैं अपने टीम का क्रिकेट का कैप्टन हुआ करता था, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला करता था। हमको लगता था कि मैं जिस दिन मरूंगा शायद उस दिन ही मेरे हाथ से क्रिकेट जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया सर कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा था और मेरे साथ जो है पापा के दोस्त एक थे, और उन्होंने बहुत गंदे तरीके से हमको बोला पापा के सामने, तेरा बेटा अगर पढ़ लेगा, पापा को बोला, तेरा बेटा अगर पढ़ लेगा तो मैं वो कर दूंगा, वो कहते हैं तरहथी पे वो कर दूंगा, पेड़ पैदा कर दूंगा, ऐसा कुछ। और ये बात सुन के सर मेरे पापा रोने लगे। मैं क्रिकेट खेलने जा रहा था और ये बात सुन के पापा मेरे रोने लगे, और मैं उस दिन से आज तक बैट बॉल को हाथ नहीं लगाया। नहीं तो अब हमको ऐसा लगता था आज पीटते थे कल खेलने चले जाते थे, आज पीटते थे कल खेलने चले जाते थे। लेकिन सर अब दिमाग में एडजस्ट कर लिया उस दिन, और अपने हाथ से सर बैट और बॉल को रख दिया और उठा लिया ये कलम, और आज तक इस कलम को उठाए हुए हूं। और मम्मी पापा हंसते हैं और मैं भी उनके साथ हंसता हूं। इसलिए चला आईपीएल अगले साल भी आएगा, जब आप जॉब में रहोगे तब भी आईपीएल आएगा। लेकिन अभी आईपीएल नहीं देखना। आज का टैगलाइन है मम्मी पापा को देखना है। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर हैं तो लाइक बटन को जरूर दबाइएगा, नहीं भी दबाइएगा चलेगा, आप मेरे साथ हैं इसीलिए तो लाइव हैं। लेकिन सर आप ये समझिए कि कुछ ऐसे भी नालायक लोग होंगे जो आईपीएल देखेंगे। ऐसा नालायक बहुत कम होगा, 1-2% ही होगा, तो ये गलत है। बहुत सारे बच्चे हमको मैसेज कर रहे हैं कि नहीं सर हम जो है आईपीएल का है सर, आईपीएल है सर, आईपीएल है। नहीं, हमको पढ़ना होगा, हमको लड़ना होगा, चलाना तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो पापा रोएंगे और तू भी रोएगा उसके साथ में। ना पापा को रोने देंगे ना तुमको रोने देंगे। और चाहे आईपीएल का फाइनल कहीं नहीं हो, हम लोग पढ़ेंगे हर हाल में। ठीक है, तो आइए सर हम लोग आते हैं इधर पहले क्वेश्चन की ओर। द नेम ऑफ द क्वेश्चन इज, गौर फरमाइएगा सर, पहला क्वेश्चन है आपका यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा, मेनस गतिज ऊर्जा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो एकदम सर सिंपल सा मामला है, गौर फरमाइएगा। ये मैडम है जो तीर चला रही है और ये तीर ऐसे खींच रही है। तो ये जो तीर ऐसे खींच रही है, एकदम आराम से समझेंगे। चला अब एक दूसरा जुगाड़ हम किए हैं। चला मंडे टू सैटरडे 5 सेट, और संडे उस 5 सेट का 1 घंटा में रिवीजन। कंडीशन अप्लाई। 5 सेट आप मंडे टू फ्राइडे में रेगुलर किए होंगे, तो कल का जो क्लास होगा वो हमारा रिवीजन क्लास भी होगा। ठीक है, 5 सेट को हम लोग रिवीजन करेंगे
कल के क्लास में मंडे टू सैटरडे हम लोग पढ़ेंगे और संडे को हम लोग उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। लेकिन रिवीजन के लिए हम वीडियो बना के दे देंगे, लाइव नहीं आएंगे। रिवीजन के लिए एक वीडियो हम बना के दे देंगे और संडे को या जब भी हमको टाइम मिलेगा हम पांचों का एक साथ वीडियो बना देंगे और संडे को वो अपलोड हो जाएगा। तो आप रिवीजन के लिए वो पांचों सेट का रिवीजन आप एक बार में करेंगे, यानी लास्ट में क्या होगा, पूरे सप्ताह का 20 सेट इक्विवेलेंट टू 4 सेट, यानी 4 को वीडियो देखेंगे, अब 20 सेट का रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन हम करवाएंगे, 1 घंटा मेरा मेहनत लगेगा, कर देंगे। लेकिन चला तोरा की करेंगे, देखो हम एक नया जुगाड़ लॉन्च किए हैं और आज से ये और मेहनत बढ़ाएंगे। जितना मेहनत होगा वो पढ़ा के छोड़ देने वाला बात नहीं, हम पढ़ाएंगे जो रखेंगे तोरा पास। अगर नया जुगाड़ हम बना दिए हैं, चला कैसे, तो अब हम नया जुगाड़ ये कर रहे हैं कि जो भी बच्चे मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं, हम आपको बार बार बोलते हैं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या तो यहां पढ़िए या तो वहां पढ़िए या तो वहां पढ़िए, कोई एक जगह पढ़िए और किसी एक टीचर के साथ चल पढ़िए सर, तो आपका काम होगा, चाहे कोई भी टीचर हो। तो आपको सर अब हम नया जुगाड़ ये किए हैं कि महीने में होगा सर, अगर हम महीने की बात करें तो महीने में होगा 30 दिन, महीने में होगा चला 30 दिन और 30 दिन में होगा चला 4 सप्ताह, 4 सप्ताह। अब 4 सप्ताह, 4 सप्ताह और 30 दिन में हम तुमको करवाएंगे सर 25 डिस्कशन। 25 डिस्कशन का सर एक साथ हम क्या करेंगे, वीकली आपको एक एक डिस्कशन, हर 5 सेट एक डिस्कशन हम सर कर देंगे, उसका 5 सेट का एक डिस्कशन हर संडे को वो अपलोड हो जाएगा। यानी फाइनली 25 सेट इज इक्विवेलेंट टू 25 सेट इज इक्विवेलेंट टू ओनली 4 डिस्कशन। इससे क्या होगा चला, अगर हम 3 महीना में तुमको या 4 महीना में 100 सेट करवाएंगे तो 100 सेट मात्र 12 क्लास, तू शायद समझ रहा होगा। 30 दिन करवाएंगे, 4 सप्ताह होगा, 4 सप्ताह में 25 सेट करवाएंगे। अब 25 डिस्कशन को हम सर हर 5 डिस्कशन को एक डिस्कशन में बदल देंगे और एक डिस्कशन में बदल देंगे, यानी 25 डिस्कशन इज इक्वल टू हो जाएगा सर 4 डिस्कशन। 25 सेट इज इक्वल टू 4 डिस्कशन, यानी 4 महीना में मात्र तोरा सर 25 सेट इज इक्वल टू 4 डिस्कशन। अगर 4 मंथ होगा सर, हिसाब जान लीजिएगा बढ़िया से, इस पर हम एक पीपीटी भी बना देंगे। 4 मंथ में मात्र आपको सर 16 डिस्कशन पढ़ना है और 100 डिस्कशन के बराबर लाभ मिलेगा। रिवीजन का वीडियो हर संडे, मंडे टू फ्राइडे का पूरा रिवीजन, हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और मेहनत करके हम सर और पीपीटी बना देंगे और मंडे टू फ्राइडे सैटरडे 5 दिन नहीं 6 दिन चलेगा टेस्ट। 5 पैसा नहीं लेने का नहीं मतलब नहीं है 5 दिन पढ़ाएंगे, 6 दिन पढ़ाएंगे, बच्चा के पास टाइम नहीं है। मंडे टू सैटरडे चलेगा क्लास और संडे को उस 5 क्लास का डिस्कशन अपलोड होगा, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। उस प्लेलिस्ट में तुम्हारा एक ही रहेगा 5 सेट, शुरू है इतना से इतना तारीख का 5 सेट एक डिस्कशन, इतना से इतना तारीख का 5 सेट एक डिस्कशन, हम सब ओवरऑल कर देते हैं ताकि तुम पूरे महीने के 25 सेट को मात्र 4 घंटे में खत्म कर पाओ मेरे द्वारा। यानी अगर 4 महीना मात्र 16 घंटा पढ़ोगे और 4 महीना का रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन हम ही करवा देंगे। कंडीशन सप्लाई चला तोरा रेगुलरली तुमको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। ये हो सकता है बहुतों को समझ में नहीं आए, लेकिन इतना बड़ा कॉम्बो है चला कि तुमको सॉलिड फायदा कर जाएगा। 16 घंटा पढ़ोगे और कुल मिला के 100 सेट का लाभ मिल जाएगा। वो जुगाड़ हम कर रहे हैं। संडे हमको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन चला मोहब्बत ही तेरी ऐसी है कि मेहनत करने पर मजबूर कर दे रही है। इसलिए इस मोहब्बत में हर वो चीज जायज है। चला जितना प्यार तुम लोग दे रहा है उस प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक नया जुगाड़ ला रहा हूं चला कि सेट तुम भूलेगा नहीं। हम बताएंगे तो पीपीटी होकर हम बना देंगे कि इससे तुम भूलेगा कैसे नहीं। तू साइंस से निश्चिंत हो जाएगा कि हमारा रिवीजन नहीं करना, वो हम ही करेंगे। और कोई समस्या, साइंस छोड़ तू, अब बाद बाकी जे करना है करा, सब चीज हमारे भरोसे छोड़ दो। 0 लेवल से भी जिसको पढ़ना है वो भी हमारा भरोसे रहो, हम कर देंगे, टेंशन नहीं ले। 1-2 दिन का और हमको टाइम दो। आ जाइए सर इधर। पीडीएफ का
पीडीएफ का लिंक जा रहा है सर, जिसको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, देखो पीडीएफ का लिंक शेयर हो रहा है, तो वहां से आप ले सकते हैं। ये हम एगो नया जुगाड़ आज सोचे कि क्यों ना 1 घंटा बच्चों के लिए ज्यादा मेहनत किया जाए, और ज्यादा मेहनत हम संडे को क्या करेंगे, सुतले रहेंगे ना, पढ़ लेंगे बच्चा के लिए एगो पीपीटी और बना देंगे, अब तब बच्चा को पढ़ा देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, तो हमारो काम हो जाएगा, बच्चों के काम हो जाएगा। इसलिए चलाओ 1 घंटा और मेहनत करेंगे, ठीक है। हम तोरा बताते हैं की होगा, तू हमारे पेपर एक कहेगा तू मास्टर वाले रिवीजन नहीं हो पा रहा, हम रिवीजन करेंगे, हम यानी 100 सेट मात्र 16 घंटा में रिवीजन करके वीडियो डाल देंगे, वही 16 घंटा लास्ट में देख लेना, चल जाना, तो हर काम हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि रिवीजन पूरा फास्टली करेंगे सर। आइए सर हम इधर आते हैं, अब सीधा धंधा पर आते हैं सर। एकदम सिंपल सा बात है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कौन ऊर्जा चला? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर वाट। तो सर फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो स्थितिज ऊर्जा क्या है सर? स्थितिज ऊर्जा होता है, बहुत सारे लोगों का हिंदी इंग्लिश का मामला आ रहा है सर, वो भी हम ठीक कर देंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए। यहां सर अगर ये धनुष, ये मैडम है, ये मैडम सर इस धनुष को ऐसे खींची है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, चूंकि स्थिति है इसमें, और जैसे इसने इस पोजीशन में छोड़ दिया तो धनुष के तीर में गति आ जाएगा, इसमें गतिज ऊर्जा है। ये दोनों खींची स्थितिज ऊर्जा, यहां लाके छोड़ दी गतिज ऊर्जा, तो भैया ये स्थितिज ऊर्जा और ये गतिज ऊर्जा, ये दोनों मिला के यांत्रिक ऊर्जा, इंग्लिश में कहते हैं इसको मैकेनिकल एनर्जी। हिंदी इंग्लिश वाला प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व कर देंगे हम, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब एकदम सिंपल है, हमको करा यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा इसको बराबर के इस साइड लाएंगे, तो भैया यांत्रिक ऊर्जा इसको लाएंगे इस साइड, माइनस गतिज ऊर्जा है ना, माइनस गतिज ऊर्जा, इसको इस साइड लाइए, माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। हाँ यहां सर मैकेनिकल हो जाएगा, यहां मैकेनिकल हो जाएगा, इट्स माय मिस्टेक। मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, चला ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये दोनों को एकदम आराम से समझना। आगे इसी पर रिलेटेड हम क्या बोले तुमको, सीढ़ी बना रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी दिए, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड उल्टा होगा, तो पहले हम थ्योरी बता देंगे, अगले क्वेश्चन में सरिया देंगे वो क्वेश्चन को, इसीलिए ये जरूरी है, ध्यान देना। स्थितिज ऊर्जा जो स्थिति के कारण होता है, हाइट के कारण जो होता है, गतिज ऊर्जा किसके कारण होता है? वेग, जकरा में वेग ओकरा में गतिज ऊर्जा, जकरा में हाइट ओकरा में स्थितिज ऊर्जा। ये देखो हाइट है स्थितिज ऊर्जा, ये देखो छोड़ दिया गतिज ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जा को मिला के होता है यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, यानी ई इस साइड आएगा, चूंकि यांत्रिक माइनस गतिज का रहा है, ई इसको इस साइड लाएंगे, तो यांत्रिक माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। दैट इज द आंसर बी फॉर बॉल। एकदम सिंपल, कहीं कोई झोल नहीं है, ठीक है। राइट इट डाउन, लिख लिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए और लिख के ये स्टेप एकदम आराम से सर पढ़िए। और हमेशा ध्यान रखना है कि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं सर। 16 टेस्ट में तुमको हम चला मात्र 16 घंटा का, जो मेरा पूरा का पूरा आप 100 सेट कीजिए, और 100 सेट अगर आप रेगुलरली कर लेते हैं सर, उसको हम 16 घंटा में तुमको ऐसा पढ़ा देंगे, रिवीजन हम जो करवाएंगे उतना 16 घंटा में 100 सेट के बराबर लाभ मिलेगा। तो थोड़ा सा लेकिन उसके लिए तुमको ध्यान देना होगा और रेगुलरली तुमको क्लास करना होगा। इरेगुलर हुआ तो फिर मामला गड़बड़ होगा, गौर फरमाना। अगला क्वेश्चन देखो तुमको क्या कहता है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा दर्द देगा तुमको। कहता है अगर किसी, हमने क्या कहा सर, अगर किसी वस्तु में गति होगा, एकदम सिंपल, तो गतिज ऊर्जा होगा। थोड़ा सा ध्यान देना, एक क्वेश्चन तुमको बहुत दर्द देने वाला है। गतिज ऊर्जा इसी को कहते हैं चला सीढ़ी, पहले क्या बताना है बाद में क्या बताना है, ये तुमको समझना होगा। और अगर किसी में स्थिति है यानी हाइट है, स्थिति तो होगा, तो इसको हम कहते हैं चला स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, अगर गति होगा तो गतिज ऊर्जा, स्थिति या हाइट होगा तो स्थितिज ऊर्जा। एकदम सिंपल। यहां पर हम कह सकते हैं वेग होगा, गति या वेग होगा, गति या वेग होगा, चला गति या, एकदम आराम से चला, ये साइंस है। गति या वेग होगा तो गतिज ऊर्जा, स्थिति या हाइट होगा तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। एकदम सिंपल, ठीक है। अब देखो चला, कहते हैं अगर किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी, तो हम तो सर एकरा में खोजेंगे गति होगा तो गतिज ऊर्जा।
अब देखो तो ऑप्शन है क्या, स्थितिज ऊर्जा है, एगो यांत्रिक ऊर्जा है, एगो विद्युत ऊर्जा है, एगो इनमें से कोई नहीं। तो तुम कहेगा भैया एकदम तो सिंपल, अगर किसी वस्तु में गति है तो गति ऊर्जा होना चाहिए। गतिज ऊर्जा चूंकि ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब आंसर ये होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अब बोलोगे ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, तो हम थोड़ा बताते हैं, ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा। अब तुम कहोगे मास्टर वाले कैसे, तुम ही तभी बोल रहा है कि गति तो गति ऊर्जा, स्थिति तो स्थिति ऊर्जा। हम बताते हैं, हम तो ये भी बोले हैं तुमको पिछला क्वेश्चन में, चला पूरा सेटिंग है चला क्वेश्चन के ऑर्डर के। यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, प्लस गतिज ऊर्जा। ध्यान देना, कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। 1300 फीट नीचे का क्वेश्चन है चला, 1300 फीट नीचे, 1300 फीट नीचे। ध्यान देना, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, एकदम सिंपल। क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी, तो अगर केवल गति है तो गतिज ऊर्जा कुछ ना कुछ होगा, और स्थिति है, स्थिति नहीं है केवल गति है, तो केवल गति है तो ये कितना हो जाएगा चला, स्थितिज ऊर्जा 0। हाइट नहीं है, कह रहा है किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा, गति होगा तो गतिज ऊर्जा कुछ ना कुछ होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा। ध्यान देना, स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा 0। तो अब इस इक्वेशन को अगर लिखें हम तो ये लिख सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू चला मेरे भाई मेरे गतिज ऊर्जा। देखो लिख सकते हैं, ध्यान देना, अगर किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा, हम खोज रहे हैं गतिज ऊर्जा, वो तो है ही नहीं है। अब जब नहीं है तो हम कहते हैं केवल गति है तो स्थितिज ऊर्जा 0 होगा, ये कुछ ना कुछ होगा, ये कुछ ना कुछ होगा, इसका मतलब गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। मतलब कहने का क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं हम, तो चला देखो एकदम आराम से पढ़ने का चीज है। हम देखते हैं जितना भी सर यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, पता चला इधर घूम के कुछ लिख दिए, इधर घूम के कुछ बोल दिए, ओकरा में साइंस होगा, ओकरा में करंट अफेयर्स हो सकता है, साइंस कभी नहीं होगा। साइंस के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए चला, और ये तुम जान लो ग्रुप डी और एनटीपीसी का सबसे डिसाइडिंग फैक्टर में से एक, हम ये नहीं कहते साइंस से डिसाइडिंग फैक्टर होगा, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर में से एक साइंस भी होगा। क्योंकि मैथ जो है ना चला, गांव गांव में लोग मैथ पढ़ रहा है, गांव गांव में लोग रीजनिंग पढ़ रहा है, लेकिन साइंस के अच्छे शिक्षक की कमी होने के कारण चला वहां पर वो डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा है, और कोई बात नहीं। लेकिन इस चीज को भी हम सर मिटा देंगे। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा क्या हो, इतना ज्यादा साथ दे रहे हैं सर, एक दिन में 1 लाख वीडियो का व्यू जा रहा है, और सर वो तो छोड़िए, अभी तो चला वहां से आ रहा है ऑफर की, समझो कि बस हमको टी शर्ट बदल देना है, टी शर्ट बदल देना और करोड़ों ले लेना है। ये टी शर्ट पहन ले है ना गुरुजी अपन पैसा के, एकरा खाली बदल लेना है, तू समझिए रहा होगा, वो टी शर्ट पहन लेना है, करोड़ों अकाउंट में आ जाना है। सिर्फ 3 दिन का कमाल है चला, 4थे क्लास आज लिए हैं, ये सब तुम लोग का सपोर्ट है चला। लेकिन गुरुजी को खरीदना इतना आसान नहीं है, गुरुजी बिकाऊ नहीं है कि गुरुजी को कोई खरीद लेगा, ठीक ना, कोई नहीं खरीद सकता है। ये टी शर्ट मेरा है और मेरा रहेगा, ठीक है, इसलिए तुम टेंशन मुक्त रहो। इस टी शर्ट को हम बेचेंगे नहीं, ये मेरा है और हर हाल में मेरा रहेगा, ठीक है। सिर्फ 3 दिन का ही कमाल है चला, जो तुम लोग इतना प्यार दिया है उसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे, शायद मरते दम तक। फिर से आते हैं, अगर किसी वस्तु में गति होगा तो गतिज ऊर्जा होना चाहिए था, लेकिन स्थितिज ऊर्जा 0 होगा, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ होगा, और गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा। कहने का मतलब अगर डायरेक्ट गतिज ऊर्जा ऑप्शन में रहेगा तो ये मारेंगे, अगर ये नहीं रहेगा तब यांत्रिक ऊर्जा मारेंगे। ये पहला ऑप्शन होता और ये दूसरा ऑप्शन होगा। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो चला, जल्दी लिख लिया। गति तो गतिज ऊर्जा, स्थिति तो स्थिति ऊर्जा। अपना से लिखना है, पेन निकालने तो बोरा हम जबर चला, इस बार कोई नहीं बचा सकेगा और बेरोजगारी में मर जाएगा, जीते जी मर जाएगा। इसलिए चला पेन निकाल और लिख, ना तो मामला हो जो तो गड़बड़। पेन निकाल चला लिख, ना तो मामला हो जो तो गड़बड़। हम बार बार कह रहे हैं चला, तेरी दुनिया हो गया। चला पेन निकाल और लिख। एक बार और रिवीजन करेंगे हम इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टाइम दो चला, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लिख लिया, अरे लिख लिया। देखो एक बार और रिवीजन करते हैं चला, ध्यान देना। यांत्रिक ऊर्जा
हम जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा। हमको यहां यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा तो बराबर स्थितिज ऊर्जा हो गया, आंसर मार दिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चला अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, कहता है अगर किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी। तो अगर किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी। तो चला अगर गति होगा, कहता है गति होगा तो गतिज ऊर्जा होना चाहिए था। गतिज ऊर्जा ऑप्शन में नहीं है, तो गतिज ऊर्जा ऑप्शन में नहीं है तो ये 0 होगा, तो ये दोनों बराबर होगा, इसलिए इसके बराबर ई होगा, इसलिए ये आंसर होगा। अगर गति ऊर्जा डायरेक्ट रहता तो ये आंसर होता, ई नहीं है इसलिए ये आंसर होता। ई कहां मिलेगा, चला ये गूढ़ ज्ञान है और हम बार बार कह रहे हैं चला तुमको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, नहीं तो मामला हो जाए तो चला गड़बड़। आ जाओ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। तो चला रे जड़त्व मापने की इकाई, ध्यान देना, जड़त्व मापने की जो इकाई है, जड़त्व मापने की जो इकाई है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई अभी क्या है। चला जड़त्व बराबर जड़त्व I इज इक्वल टू होता है, I इज इक्वल टू, एकदम आराम से देखना, चला I इज इक्वल टू mr² होता है। जहां I एकदम बड़ा बड़ा हम लिखते हैं, थोड़ा दिक्कत नहीं हो। I बोले तो जड़त्व यानी कि इनर्सिया, M बोले तो द्रव्यमान और R बोले तो त्रिज्या। कल चला ध्यान देना, I बोले तो जड़त्व, M बोले तो द्रव्यमान, R बोले तो त्रिज्या, ठीक है। तो जड़त्व मापने, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। तो सर जड़त्व मापने की इकाई मतलब यहां किसके द्वारा मापा जाता है। तो जड़त्व की इकाई नहीं पूछ रहा है, दोनों अलग अलग है। अगर पूछता कि जड़त्व मापने की इकाई, जड़त्व की इकाई मतलब चला क्या पूछ रहा है, जड़त्व की इकाई। अगर पूछता जड़त्व की इकाई तो आंसर हो जाता, ई हो गया m द्रव्यमान, आई आर त्रिज्या, केजी द्रव्यमान का आर दूरी है, त्रिज्या दूरी ना है तो मीटर स्क्वायर। टेंशन नहीं लेना है, जरा नहीं समझ में आए इसको कंटिन्यूअसली करते रहना है और एक 0 लेवल से भी हम सर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाई की इसको रेगुलरली आप करते रहिएगा, तब सर आपको पता चलेगा कि मेरे राह में पत्थर कितने हैं और तब तो पता चलेगा खोदना कैसे है। तो सर अगर कहेगा जड़त्व की इकाई तो कहेंगे केजी मीटर स्क्वायर। अगर कहता जड़त्व मापने की इकाई चला तो ये दोनों अलग अलग बात है। जड़त्व मापने की इकाई ये हो जाएगा, जड़त्व मापने की इकाई का मतलब हुआ, इसको तुम कह सकते हो कि जड़त्व, एक के बात है, चला ये हो गया पहला लाइन, ये हो गया दूसरा लाइन। जड़त्व किस पर निर्भर करता, ये दोनों एक के बात है। तो किस पर निर्भर करता, कोई भी चीज किस पर निर्भर करता, फॉर्मूला पर निर्भर करता है। के है अगर फॉर्मूला, ई किस पर निर्भर करता है, एम और आर पर। तो कहेंगे भैया द्रव्यमान, चला एकदम आराम से, हम बार बार बोल रहे हैं ना तो गड़बड़ हो जाएगा। द्रव्यमान 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 और त्रिज्या पे जल्दी से चला कर लिख लें, दोनों अलग अलग है। जड़त्व की इकाई केजी मीटर स्क्वायर, ई केजी मीटर स्क्वायर। अगर कहेगा जड़त्व मापने की इकाई, जड़त्व मापने की इकाई या जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तब कहेंगे किस पर, द्रव्यमान और त्रिज्या पर। आप क्वेश्चन बनाओ, चला बन जाएगा। आप क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, बन जाएगा। बना लिया? हो गया? अब गौर फरमाइएगा जनाब, किसी वस्तु का जड़त्व मापने निम्न में से क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जड़त्व मापा जाता है, जड़त्व मापने की इकाई या तो द्रव्यमान ना तो त्रिज्या। देखिए तो द्रव्यमान त्रिज्या में से क्या ऑप्शन है, द्रव्यमान आंसर है। यू विल गेट द आंसर। लिख लिए? लिखना है, चलाना तो बोरा में जब बोरा में जब हम कह रही हो, अगर ना लिखवे ना तो बोरा में जब कोई नहीं बचा सकता है तोरा। इसलिए नोट्स बनाओ प्रॉपरली, अपने मम्मी पापा की तरफ देखो, ठीक ना। आईपीएल बाद में देखना, ऐसा बोरा में जाएगा ना कि सोच भी नहीं सकता है तुम।
इसलिए चला पूरा मेहनत करना। हमको आईपीएल देखने का शौक नहीं है, नहीं देखेंगे। इसलिए चला कि कुछ ना कुछ कसम हम भी खाए हैं, इसलिए उसी कसम में साथ दो और चुपचाप पढ़ाई करो। आईपीएल अगले साल भी आएगा। अगला चला आप देखो, कहते हैं अगर हम जड़त्व की बात करें तो जड़त्व दो प्रकार का, ये तो क्वेश्चन तो हमारा बन गया। हम जड़त्व की बात करते हैं, चला जड़त्व दो प्रकार का। कौन कौन? एगो लिखो विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व। जैसे ही छोड़वा सुतल है तो ये सुतले रहना चाहता है, और ये अगर दौड़ रहा है तो दौड़ते रहना चाहता है। इसको कहते हैं विराम का जड़त्व, इसको कहते हैं गति का जड़त्व। अगर कोई वस्तु, अगर कोई सुतल है तो सुतले रहना चाहता है, विराम में है तो विरामे में रहना चाहता है, और अगर कोई गति में है तो गति में रहना चाहता है। यही दो प्रकार का जड़त्व है। तो सर अगर विराम में होगा तो विराम का जड़त्व, और गति में होगा तो गति का जड़त्व। जल्दी से लिखो, जड़त्व दो प्रकार के, एक विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। राइट इट डाउन, जल्दी लिख। हो गया? द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन भी तुमको हेल्प कर देगा। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? थोड़ा नहीं विश्वास होगा, चला अभी तक हमको यह नहीं पता कि आईपीएल में आज मैच किसका है। पापा मम्मी की कसम हमको नहीं पता कि आज आईपीएल में मैच किसका है, सिर्फ तेरे लिए। और तू क्या कहता है चला कि हम आईपीएल देखेंगे? हमको नहीं पता कि आज मैच किसका है, कौन टीम किसका, हमको फुर्सत ही नहीं है चला, क्योंकि मेरा गोल फिक्स है। जैसे विराट कोहली का गोल फिक्स है चला, वैसे ही मेरा गोल फिक्स है कि हमको तुमको नदी के उस पार तक ले जाना है, क्योंकि तुम मझधार में फंस जाए। इसलिए चला कोई बात मत करो आईपीएल फाईपीएल की, एक लाइन के बाद तेरा बाबू माई के कसम है, हाथ जोड़ते हैं तेरा से, पढ़। आईपीएल अगले साल भी आएगा, लेकिन तेरे बाबूजी कभी आईपीएल के जैसा अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे अगर तू अभी खुश होगा। इसलिए चला थोड़ा सा ध्यान दो। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिक है? हमने अभी तुरंत बताया कि जड़त्व दो प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार का चला? हम तुरंत अभी तुमको बताए थे जड़त्व कितने प्रकार का होता है। चला जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व। यही नहीं बोले थे? विराम में है तो विराम का जड़त्व, गति में है तो गति का जड़त्व। तो अब चला हमको ये बताओ, अब क्वेश्चन पढ़ो। कहता है निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होगा? तो गौर फरमाना, एक ही आकार के रबर बॉल, एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, एक ही आकार का सर एगो रबड़ का बॉल है और एगो पत्थर है। ई लो चला लिख दिए रबर और ई हो गलो चला पत्थर, कहीं कोई झोल नहीं है। स्कूटर और बस, स्कूटर बस समझिए रहा होगा, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, वही बात हो गया। ई हो गलो 10 और ई हो गलो चला 5। एगो है चला रेलगाड़ी और हवाई जहाज। तो बता, इसमें अगर हम बात करें रबर और पत्थर, तो इसमें विराम का जड़त्व है क्योंकि ये विराम में है। कह रहा है एक ही आकार का रबर और पत्थर के बीच, ये विराम में है तो ये विराम का जड़त्व। स्कूटर और बस ये गति में रहता है, तुम कहेगा खड़ो रह सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन गति में कंसीडर करेंगे क्योंकि स्कूटर और बस चलने के लिए होता है। तो इसमें गति का जड़त्व। 10 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का, ये विराम का जड़त्व होगा क्योंकि ये विराम में होगा। और रेलगाड़ी और हवाई जहाज ये गति का जड़त्व होगा। तो चला सबसे ज्यादा अगर हम जड़त्व की बात करें, थोड़ा सा यहां कॉन्सेप्ट मिलेगा, कहीं नहीं लिखल है, पूरा लूसेंट खोज के छान के मार जाएगा, चला नहीं है लिखल। तुम कहेगा ये क्वेश्चन मास्टरवा रे कहां से लाया, यादेव लेना है। तुम कहेगा ये क्वेश्चन कहां से लाया, तो तुम चला देख लेना 1 2 3 4 पेज नंबर हो तो 53 439 नंबर क्वेश्चन तो यूथ के किताब से देखना, प्रीवियस ईयर का तुमको मिल जाएगा। हम अपने मन से पैदा नहीं किए। तो जड़त्व जकरा में गति होगा तो गति का जड़त्व ज्यादा और विराम का जड़त्व कम। अब गतियों में जकरा में सबसे ज्यादा गति होगा, ऑब्वियसली गति में है तो जल्दी रुकना नहीं चाहेगा। वो कहेगा कैसे, देखो चला समझना पड़ेगा, साइंस इतना आसान नहीं है, लेकिन तू अगर समझने लगेगा ना तो तेरा बिलीव दिलवाते हैं हम, तू अगर रेगुलरली मेरे साथ बना रहता है तो हम एक एक क्वेश्चन बार बार रिवीजन करके तुरा हम समझा देंगे। पूरा सप्ताह का एक बार संडे को 5 सेट का रिवीजन क्लास अलग से देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। और पूरा का पूरा हम बार बार बोलते 100 सेट का मात्र 5 सेट में तो हर काम हम कर देंगे।
तनी हमरा टाइम दो ना, हम सब काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुमको क्रमबद्ध ज्ञान लगाना, लगातार करना होगा। कहते हैं गति और विराम में, गति में जैसे कोई गति में है तो जल्दी रुकना नहीं चाहता है, लेकिन अगर विराम में है तो वैसे उठ जाएगा। इसलिए गति का जड़ तो ज्यादा, विराम का कम। अब गति में भी जिसमें ज्यादा गति होगा उसमें गति का जड़त्व तो ज्यादा। तो ज्यादा गति किसमें है? रेलवे और हवाई जहाज में। कह रहे निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होगा? तो रेलवे और हवाई जहाज में जड़त्व का मान अधिकतम होगा। यू विल गेट द आंसर, क्योंकि इसमें गति ज्यादा है, गति ज्यादा है स्कूटर और इसकी अपेक्षा, इसीलिए इसमें जड़त्व का मान ज्यादा होगा। यू विल गेट द आंसर। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख चला और यस टाइप कर, जल्दी लिख और यस टाइप कर। टीवी में नेट कनेक्शन है, 1 मिनट चला, शायद बफरिंग हो रहा है क्या? एंड शो कर देते हैं। टीवी में नेट कनेक्ट नहीं है। लड़का कमेंट्स कर रहा है क्या? बहुत ज्यादा बफरिंग हो रहा है क्या? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा आपका रेलगाड़ी और हवाई जहाज। क्यों? क्योंकि जड़त्व का मान ज्यादा होता है। अगला में चलते हैं सर। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। यही ना क्वेश्चन है सर, गौर फरमाना। गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम कहता है, गति का तीसरा नियम, तो गति के तीसरे नियम पे अगर हम आते हैं चला, तो कहते हैं गति का तीसरा नियम, या यूं कहें कि गति का तीसरा नियम ना कह के अगर इसको हम कहते हैं चला, ध्यान देना, ध्यान देना, गति का तीसरा नियम, या कहें गति का तीसरा, यहां पर अगर हम कह दें गति का तीसरा समीकरण होना चाहिए था। ये क्वेश्चन बोर्ड का ही एरर है, यहां पर होना चाहिए था चला गति का तीसरा समीकरण क्या होना चाहिए था? ध्यान देना, गति का तीसरा समीकरण डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो पहले तो तुमको यह ध्यान में रखना होगा कि कौन पहला समीकरण है, कौन दूसरा और कौन तीसरा। अब इसको बनाते कैसे हैं चला हम बताते हैं तुमको, ध्यान देना। गति का 3 समीकरण है, एकदम आराम से। गति का समीकरण, गति का चला 3 समीकरण। पहला समीकरण फिक्स है, v बराबर u प्लस एटी। दूसरा समीकरण ये फिक्स है, कौन? s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण भी चला फिक्स है, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2af। अब चला, इसमें तुमको याद ही नहीं रहता एग्जाम हॉल में 99% बच्चों को कि कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा। जब बोरा में तुरा याद ही नहीं रहेगा कौन पहला समीकरण है गति का, कौन दूसरा समीकरण है, कौन तीसरा समीकरण है। तो तुम कहेगा कैसे याद रहेगा? तो देखो हम इस फैक्टर से डिसाइड करेंगे कैसे याद रहेगा। थोड़ा सा ध्यान देगा तो हम समझा देंगे। इसका गुणक कितना है? 1। इसका गुणक कितना है? हाफ। और इसका गुणक कितना है? 2। ध्यान देना चला, 1 2 हाफ। कुछ बुझा रहा है? हाफ मतलब कहते हैं बीच में, कोई भी चीज कहते हैं ना हाफ है। हाफ है मतलब ना फुल है
न जीरो है, बीच में है, एकदम सिंपल चला। हाफ मतलब न फुल न जीरो, बीच में। जैसे चला हाफ ग्लास ऑफ वाटर अगर हम लेते हैं तो हाफ ग्लास ऑफ वाटर मतलब इतने, देखो यादें नहीं रहेगा तोरा, चला खूब मास्टरबा बता देगा, अब तोरा यादें नहीं रहेगा कि भैया क्या है, हाफ है कि फुल, कौन पहला कौन दूसरा कौन तीसरा, ये याद कैसे रखेगा मास्टरबा? तोरा खूब पढ़ा रहा था, बार बार बोलते खूब बेवकूफ बना रहा है तोरा। अगर मास्टरबा खूब पढ़ा रहा तो खूब बेवकूफ बना रहा, देखो कैसे तोरा लिखा देगा, पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब एग्जाम हॉल में तू गेला ई ओकरा में, वो एकरा में, ई ओकरा में, जेब बोरा में, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हम इसको जुगाड़ लगाए। जुगाड़ क्या लगाए? हाफ ग्लास का मतलब हुआ सर, हाफ मतलब होता है बीच में। अगर यहीं तक पानी है, आधे है, बीच तक पानी है, इसका मतलब आधा है। तो सर ये पहला और तीसरा के बीच में दूसरा है, ये बीच में होगा, एकदम सिंपल। और पहला पहला होगा और जो 2 नंबर है वो लास्ट में होगा। ऐसे सेटिंग करना होगा। तुम कहेगा नहीं मास्टरवा गोंगो गोंगो करता है। देखो चला, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। तो हम कह देंगे भैया हाफ, पहला वाला में हाफ वाला होगा, इसमें पहला वाला में 1 होगा, बीच वाला में हाफ वाला होगा, इसका मतलब लास्ट वाला में 2 वाला होगा। देखो कैसे, पहला वाला में हम दे v बराबर u प्लस एटी, vs बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जुगाड़ है चला, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एकदम सिंपल। ये क्या करेंगे, v बराबर u प्लस एटी है, एक हाफ वाला बीच में, हाफ वाला बीच में होगा, पहला पहला के जगह और 2 वाला लास्ट में हो जाएगा। हम फिर से थोड़ा समझा देते हैं, देखो की करेंगे। पहला समीकरण कहेगा तो 1, दूसरा समीकरण कहेगा तो कहेंगे हाफ, और तीसरा समीकरण कहेगा तो कहेंगे 2। अब चला एकदम आराम है, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एकदम सिंपल। अब हमको यह पता करना है कि कौन किस पर निर्भर करता है, किस पर नहीं करता है। कहेगा ये पहला समीकरण किसका मान देता है, दूसरा समीकरण किसका मान देता है, तीसरा समीकरण किसका मान देता है। ये नए ट्रेंड का क्वेश्चन है, ये कभी नहीं कोई बोर्ड पूछता था, लेकिन अब पूछता है। तुमको करना क्या है, चला एकदम सिंपल है। तुमको क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन में u बराबर 0 और a बराबर 0 मान लेना है। u बराबर 0 और a बराबर 0 मान लेना है सब में। यानी तुमको क्या करना है, चला u को और a को काट देना है। देखो u गया, a गया, के बचा, तो बचा वेग और समय। इसका मतलब यह समीकरण वेग और समय का मान देगा। आप कहेगा तुम मास्टर भाई काहे काटा अपने मन से, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 होता है और त्वरण का मान भी 0 होता है। ठीक है, अब यहां आते हैं, इसमें भी u काट दिए, इसमें भी a काट दिए, तो चला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s और t। s बोले तो s क्या है, चला S की अगर हम बात करें तो S क्या है, S क्या है, स्थिति या विस्थापन कह सकता है, स्थिति या इसी को विस्थापन कहते हैं, स्थिति या विस्थापन। गुना और क्या बच गया, u और a को काट दिया तो स्थिति और समय न बचा, तो ये स्थिति और समय को बताएगा। फिर यहां चलेंगे तो यहां u को काट देंगे, a को काट देंगे, तो बचा वेग और विस्थापन, तो ये समीकरण वेग और विस्थापन का मान देगा। खत्म कहानी। पहला समीकरण कैसे पहचानेंगे, बीच में पहला और तीसरा के बीच में दूसरा, दूसरा बीच में, इसलिए हाफ होगा, पहला के 1 गुणज वाला होगा और लास्ट वाला 2 हो जाएगा। अब u और a काट दिए तो यहां वेग और समय को बताया, और यहां पर चला s, u और a को काट दिया, s और समय यानी स्थिति और समय को बताया, और u और a काट दिए तो यहां चला वेग और स्थिति को बता दिया। वेग और विस्थापन, ये विस्थापन है इसलिए वेग और विस्थापन को बता दिया। अब चला इसको लिख लो, जल्दी से हम सर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। चला ये जुगाड़ कहां मिलेगा, चला मिलता है तो वहीं पढ़। चला यही जुगाड़ है जो तोरा हम देंगे, दूसरा कोई नहीं देगा, सब पढ़ा के चल जाएगा। तुम जानो तो हर काम जाने, लेकिन हम देंगे तोरा जुगाड़ कि पढ़ना कैसे है, नहीं तो मामला चला गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी से लिख लिया,
अब देखो तो क्वेश्चन कैसे खट खट बनता है। कहता है गति का तीसरा समीकरण, तो हम की याद करेंगे, पहला बीच वाला होता पहला दूसरा तीसरा समीकरण याद करने के लिए हम क्या करेंगे, हम याद करेंगे एक आधा द्वि, यानी जैसे कह दिया गति का तीसरा समीकरण मतलब द्वि वाला। अब द्वि वाला बोले तो कथी वाला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका मतलब ये दूसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण हो गया ये। हम क्या बोले, डैश और वेग का मान देता है, तो क्या क्या करना है, u का मान 0 ले लेना है और a का मान 0 ले लेना है, और चला एक काट देना है, u को काट दो, तीसरा न कह रहा है तो तीसरा कह रहा है इसलिए यहां आए हैं, और a को काट दो, तो बचा वेग और विस्थापन, यानी ये देगा चला क्या बचा, वेग बचा और विस्थापन बचा, यानी ये चला वेग और विस्थापन का मान देगा। उम्मीद करते हैं तू समझ गया होगा। बता क्या होगा, वेग या विस्थापन, विस्थापन को ही हम सर स्थिति कहते हैं, विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, स्थिति कहते हैं। बताइए क्या हो जाएगा आंसर, गति का तीसरा नियम डैश और वेग, तो डैश और वेग यानी डैश में हो जाएगा या तो विस्थापन या स्थिति और वेग, इसलिए आंसर हो जाएगा स्थिति, या इसी को हम कह सकते हैं, एक और ऑप्शन दे देता है यहां पर, इसके बदले में हम विस्थापन ले लेते हैं। आंसर राइट इट डाउन, हो गया, हो गया, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा, ये तीसरा। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करो तो, हल्का सा, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, चला अगला क्वेश्चन तुम बनाओ, अब हम नहीं बनाएंगे। यहां पर खाली सुधार कर लेना, 6 नंबर में यहां समय होगा, गलती से लिखा गया था विस्थापन, यहां समय होगा। चला 6 का बी नंबर यहां सुधार कर लेगा, यहां समय होगा। कहता है गति का पहला समीकरण, तो हम जानते हैं पहला समीकरण में क्या होगा, एक, दूसरा में हो जाएगा चला हाफ, और तीसरा में क्या हो जाएगा चला द्वि वाला। तो पहला समीकरण एक वाला, यानी v बराबर u प्लस at, ये लिखने का प्रैक्टिस करो चला, तब होगा। अब कहते हैं गति का पहला नियम किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो पहला नियम चला पहला यही है, किसके u और a को काट देना है, तो किसके किसके बीच, वेग और समय, इसलिए हम कहेंगे भैया ये वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। यू विल गेट द आंसर। चला खाली बदल देना, बी नंबर टाइपिंग मिस्टेक था, बन जाएगा। और लास्ट में 5 मिनट रिवीजन भी करेंगे फिर से, अब तब तोरा चला बुझाएगा। हम बोल दिए साइंस मेरे भरोसे, बाकी तोहर भरोसे, बाकी हमने जाने चू। अभी चला बहुत सारे टीचर का कॉल आ रहा है कि सर हम पढ़ाएंगे आपके चैनल पे, ये वो बहुत सारे शिक्षक कर रहे हैं चला, लेकिन हम ऐसा अभी कुछ नहीं करने जा रहे हैं, जब करेंगे तो बताएंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सर चला हम जो चीज के ठेका लिए पहले ओकरा पूरा करेंगे। ऐसा अगर हमको लग जाएगा बहुत अच्छे शिक्षक मिल जाएंगे, तभी हम सर उनको अपने बोर्ड पे लाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। अब हमको लगता है आज भर दिन में चला 10 से 12 गो टीचर का कॉल आया है, लेकिन हमको ऐसा कुछ जच नहीं रहा है, जब जचेगा तो बात करेंगे। हो गया, हो गया। द नेक्स्ट आ जाइए सर अगले प्रश्न की ओर, और अब हमको लगता है कि उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका बोर्ड पर रहा, ये हम बोले चला ये सॉल्व कर दिया हम ऑलरेडी। अगला कहता है एक स्थिर बल 2 सेकंड में, वेरी गुड, 2 सेकंड, टाइम का मान है चला 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम, वेरी गुड, क्वेश्चन से डरना नहीं है, 5 किलोग्राम, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है मंडे से 9 से 10 में, फ्री ऑफ कॉस्ट है चला, जकरा पढ़ना है। हम शेड्यूल बनाने वाले हैं मंडे को सारा, कि कैसे कैसे पढ़ना है, कि एक आध 2 चैप्टर छूट भी जाएगा बीच में, तो अगला चैप्टर से पकड़ कैसे लेगा, हम वो जुगाड़ में लगे हुए हैं चला। और मंडे को स्पेशल आप इंट्रो क्लास जरूर करें, ताकि हम आपको सिलोजिज्म समझा पाए कि किसके बाद क्या करना है। 9 से 10 में मंडे को जरूर मिलिएगा सर, और हम आपकी एकदम फ्री सेवा है, पूरा न्यूमेरिकल फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं कोई पैसा नहीं, ठीक है। आ जाइए इधर सर। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम, वेरी गुड, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग, डरना नहीं है,
को 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। 6 मीटर पर सेकंड यानी प्रारंभिक वेग हो गया चला 6 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल का टेंशन तो और हम हटा देंगे, खाली तुम अगर 9 बजे से 1 घंटा हमको टाइम दे दो। अभी अंतिम वेग है 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दिया जाए, प्रयुक्त बल की मात्रा F बराबर क्या होगा। हम तेरा चला एक बात बताते हैं, इस फॉर्मूला पे खूब सवाल पूछा है, ये काम और करना है। चला अभी जो फॉर्मूला तुम इसमें लगाएगा, इसमें 2 फॉर्मूला मात्र तुमको मिलेगा, F बराबर ma और एक फॉर्मूला मिलेगा चला F बराबर m। एक के जगह पर हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। F बराबर ma, a त्वरण है तो v माइनस यू बाई टी। चला जे एकदम नहीं समझ पा रहा, नहीं समझो, रोड़ा है जरा देख देख के रखो। आज 0 लेवल से भी हम सर चला तोरा लिए कुछ करेंगे, और कुछ करेंगे नहीं, एकदम करवे करेंगे। जरा कुछ नहीं आता है हम पूरा साइंस पढ़ा देंगे, एकदम टेंशन हमरा भरोसे रख। आज जे टाइम अभी तू हमरा देता 1 घंटा के या 1.5 घंटा, वो टाइम तुम अभी मैथ को दो, बाद में वो टाइम हमरा छांट के देना, तब तो हम जुगाड़ कर देंगे। अब तोरा की करना है, अगर m और a में रहता मामला तो ये फॉर्मूला लगाते, अभी u भी t में है तो ये फॉर्मूला लगा दो, और लगा दो, यू विल गेट द आंसर। खट से चला लगाओ, F बराबर m का मान है चला 5। एकदम डरना नहीं, इस पर भथेड़े सवाल पूछा है। और a हो गया v हो गया 8 माइनस u हो गया 6, अब बटा t का मान हो गया चला 2। 8 में से 6 गलो 2 और 2 5 न्यूटन इज द आंसर। देखना हमारे जोड़ घटाओ बड़ी गड़बड़ है, जोड़ घटाओ इज 2 गड़बड़। जल्दी से लिख के यस टाइप करो। चला इस पर सवाल तुम उल्टा के देखना, ढेरी पूछता। हेलो, एकदम चला इतना साथ दे रहा है तुम लोग, 100 बार भी प्रणाम करें तो सर अब तुम सोच लो टी शर्ट बदलने का करोड़ों मिल रहा है। कहता खाली टी शर्ट बदल दो करोड़ों दे देंगे, लेकिन बदलेंगे नहीं। चला खाली तू ना बदलना, हम नहीं बदल रहे हैं। चला अब बात का बात बाद में और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तब फिर कहेंगे कि लेकिन कंडीशन अप्लाई। जो बैच मेरा अभी से एग्जाम तक में जो बैच मैंने फ्री अनाउंस किया है वो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, चाहे इसके लिए जो हो जाए, ठीक ना। चला उसके लिए टेंशन नहीं, पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, रहता ना। चला तो अभी तुमको हम बोलते कि हम अभी किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तुम सोच भी नहीं सकता है। अभी हम एक बच्चा से चला चंदा लिए हैं जो जॉब में है, उसका एक ग्रुप है और सारे बच्चों ने हमको चंदा दिया है। मैं सब उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। चला और हजारों में नहीं लाखों में, हमको लगता है 1 लाख प्लस उन लोगों ने हमको हेल्प किया है कि सर आप हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं। उन सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार सर कि आप लोगों ने ऐसा किया, क्योंकि आपका ऐसा प्यार है और उसी से चला अभी हम अपना घर चला रहे हैं। और अब तुम कहेगा अरे मास्टर तेरा पास पैसा नहीं है, पैसा सर चला था, लेकिन इन 9 महीना का जो 7 से 8 महीना का जो बेरोजगारी गुजरा और ये सेटअप जो सारा लगाए और सब में खर्चा के, तुम कहेगा तो न्यूमेरिकल बैच का पैसा मांगेगा, नहीं चला हम पढ़ा रहे हैं तुम पढ़, एकदम वो सब टेंशन नहीं लेना है। और हमको किसी भी प्रकार का उल्टा बात नहीं सोचना है, चुपचाप चला पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर, वो सब बात नहीं सोचना। हम जिस भी कंडीशन में चला झेलेंगे और हम तुमको तुम्हारी दुनिया तक ले जाएंगे। तू खुश, गुरुजी खुश, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अगला सवाल चला को देखता है। अगला सवाल किसी तरह चला मैनेज करवे करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा चला 5 न्यूटन। ए नंबर इज द आंसर, ए नंबर। लेकिन चला तुम लोग उन बच्चों को जरूर धन्यवाद दो जो तुम्हारे गुरुजी की मदद किए हैं। जब एक अस्थिर बल, फिर सेम सवाल एक तुम बना, हम नहीं बनाएंगे, किसी वस्तु पर 3 सेकंड, तुम पलट के देख लेना सेम सवाल मिल जाएगा। किसी वस्तु पर 3 सेकंड, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड बना। चला अवधि 8 किलोग्राम, एम का मान खाली डेटा चेंज किया है। चला बस तो और प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है हम कि द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु का वेग 4 से 6 हो जाता है, यानी यू का मान, प्रारंभिक वेग को यू लिखते हैं 4 मीटर पर सेकंड और भी अंतिम वेग चला 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो प्रयुक्त बल का गुरुत्व बताएं। देखिए हम क्यों दिए हैं सवाल, तुम कह गए मिस्टर कह दिया सेम सवाल है, यहां पर सर प्रयुक्त बल का गुरुत्व कह रहा है, बताएं। तो तू यहां कहेगा बाप रे बाप प्रयुक्त बल का गुरुत्व क्या होगा। चला ऐसा कुछ नहीं है प्रयुक्त बल का गुरुत्व वगैरह, 1 मिनट चला पॉइंट। चला ये कहता है प्रयुक्त बल का गुरुत्व बताएं,
तो प्रयुक्त बल का गुरुत्व का मतलब सर चला बले है और कुछ नहीं। तुम कहेगा कैसे मास्टर तुम समझा? तुम देखो सारा ऑप्शन न्यूटन में है, जितना ऑप्शन है चला अभी तुमको दिख रहा होगा, ये न्यूटन में, ये न्यूटन में, ये न्यूटन में, सब ऑप्शन न्यूटन में, इसका मतलब बले मांग रहा है। अब चला कुछ नहीं करना, प्रयुक्त बल का गुरुत्व, खाली लैंग्वेज चेंज किया, इसीलिए क्वेश्चन हम दिए हैं तुमको। और पहला क्वेश्चन में क्लियर रखे थे, भी मैंने हम बोले चला सीढ़ी है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, हम सेटिंग कर रहे हैं तोरा लिए, और सब सेटिंग कर देंगे, रिवीजन हम ही करवाएंगे। कंडीशन अप्लाई कि तुमको रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा, भाग 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 करेगा, चला बोरा में जाएगा। एम का मान कितना है? 8। भी का मान कितना है? चला 6 - 4। अब बट टी का मान कितना है? चला 3। अब बता आंसर कितना होगा? एफ बराबर 6 में से 4 गेलो 2, 8 दूनी 16 बटा 3, आ 3 × 5 = 15, 1 आ 3 × 3 = 9 न्यूटन। प्रयुक्त बल का गुरुत्व कहे, बल कहे, एक के बात है, जल्दी से छाप। हेलो 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 हेलो। प्रयुक्त बल का गुरुत्व कहे या गुरुत्व कहे, क्या बात है? चला हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अगला प्रश्न क्या कहता है? गौर फरमाइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहता जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? चला पहला क्वेश्चन सब में टाइम लगता है, जो भारी रहता है उसको हम पहले रखते हैं, जो हल्का थोड़ा सा कम हल्का रहता है आगे रखते हैं। कहता है एक समान वृत्तीय गति में उत्पन्न करता है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? चला तो एगो बात कहें हम, बोलो क्या सर? ये वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति में हमेशा दिशा परिवर्तित होता है। तो चला हमको ये बात बताओ, अगर हम सदिश की बात करें, वृत्तीय गति की बात करें, वृत्तीय गति की बात करें तो वृत्तीय गति में दो चीजें होती है, एक होता है एक राशि, दो होता है सदिश, और एक होता है चला अदिश। तो चूंकि इसमें दिशा बदलते रहता है तो सदिश के पास लाइन का बात याद रखो, चला तो हर काम हो जाएगा। हम बार बार बोलते हैं जिनको जीरो लेवल का भी है वो रेगुलरिटी मेंटेन करें, क्योंकि राहों के पत्थर का अंदाजा होगा और हम आपको पूरा का पूरा पढ़ा देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। वृत्तीय गति सदिश बदलेगा, क्यों बदलेगा? क्योंकि ये वृत्तीय गति है, इसमें हर पॉइंट पर दिशा अलग अलग होता है। देखो हर पॉइंट पर दिशा अलग अलग होता है, तो दिशा बदलेगा तो सदिश के पास दिशा होता है, ये बदलेगा तो ये बदल जाएगा। तो अब इतने याद रखना, सब क्वेश्चन अगर बन जाएगा ना है तो गो 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 करते रह जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। हमरा पता है, एक 1.5 पेज के थ्योरी है, और थ्योरी के अंत यहीं पर है। तो तुम क्या करेगा? चला वृत्तीय गति। अब चला हम कहेंगे कि फलना आदमी जो कैसे मरा, तुम कहेगा जानते हैं सुबह का टाइम था, 9 बज गया था, उसके बाद जो है तनी तनी जो है धूप था, उसके बाद तनी तनी हवा बह रहा था, उसके बाद एगो आदमी आया और वो आदमी के हाथ में स्टील वाला कुछ था जगरा चाकू कहते हैं, और वो चाकू लेके आया तनी तनी ले गया, ऐसे ले गया, वैसे मार दिया। इतना लंबा कहानी गढ़ने का जरूरत क्या है? हमको विद्वान बनना है, हम सीधा कहेंगे चक्कू लेके मार दिया, खत्म कहानी, क्वेश्चन बनाना है। अब देखो जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो क्या बदल रहा है? चला तो कहता है कौन क्या परिवर्तित होता है? तो हम कहेंगे दिशा बदलता है। और क्या बदलता है? तो सदिश बदलेगा, दिशा बदलेगा तो सदिश में दिशा होता है, ये बदल जाएगा, और ये बदलेगा तो अगला क्वेश्चन तो और बन जाएगा। ये पहले लिख लो और जल्दी से लिख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है चला जो एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिलाएगा। जल्दी लिख, जल्दी लिख। अगला लिख लिया? अगला देखो क्या कहता है, चला जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। अभी हम तुरंत लिखाए थे, क्या लिखाए थे कि फिर लिखेंगे हम ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। वृत्तीय गति में सदिश बदलेगा, सदिश चला क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, कंटिन्यूटी मेंटेन करना होगा। हम बार बार तुमको याद दिलाते हैं ना तो मामला बोरा में जाएगा, तोरा कोई नहीं बचा सकता है बोरा में जाने से। सब क्वेश्चन ग्रुप डी का, सब क्वेश्चन ग्रुप डी का है। अदिश नहीं बदलेगा, या 70 बनाना है तब तो कोई बातें नहीं है, 71 तो हम कर देंगे, थोड़ा टेंशन नहीं लेना है। तो कहते हैं जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में घूर्णन करती है, आगे थ्योरी है कर नहीं पढ़ना है।
तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है, प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदलता है, तो दिशा बदलता है, और दिशा बदलने के कारण सदिश बदल जाएगा। देखो तो कौन सदिश है, चला डैश बदल जाता है, ये सदिश है, ये चला अदिश है, दाब क्या है, अदिश राशि है, जड़त्व तो क्या है, अदिश राशि है, अब चला द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है, और वेग क्या है, चला सदिश राशि है। अब बता की होगा, कहता है जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाएगा, तो बदलता कौन है, सदिश, और सदिश कौन है, वेग। तो आंसर हो गया, देख रहा चला 1300 फीट नीचे है, हेने होने पड़वे तो बोरा में जब हम बार बार कहते हैं चला कंटिन्यूटी मेंटेन रख, तो रिस्क हम लिए हैं, जितना गाली देना होगा दे देना, लेकिन वो जो कहेगा बल का सहमत है न्यूटन, मास्टरवा से नहीं फंसा, हमरा से कोई नहीं फंसेगा, तू अपने फंसाओ। हो गया, हो गया, हो गया, चला अब समझ गया कौन बदलेगा, सदिश, और सदिश कह रहा है कौन बदल जाता है, तो भैया वेग सदिश ही बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहते हैं, भैया वक्र पथ पर गति करेगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वक्र रेखीय गति। कुछ लोग सरल आवर्त गति कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कहेगा कौन सी गति नहीं है, यह गति पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, जल्दी से लिख लो, यह गति पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं पाए होती है। अब आवर्ती गति क्या है, बार बार होना, बार बार होना, बार बार होना, पीरियोडिक मोशन कहते हैं, चला बार बार होगा। एग्जाम्पल लिख सकता है, घड़ी की सुई, घड़ी की सुई जहां से चलती है वहीं बार बार पहुंच जाती है, इसको कहते हैं चला आवर्ती गति, बार बार होना है, पीरियोडिक मोशन, घड़ी की सुई जहां से चलती है वहीं पहुंच जाती है। सरल रेखीय गति तो समझ ही रहा है, सीधी गति, जल्दी से लिख, कहेगा कौन सी गति संभव नहीं है, कहेंगे सरल आवर्त गति प्रैक्टिकली संभव नहीं है। कहेगा बताओ ऐसी कौन, घड़ी के सुई की गति कौन सी गति है, तो कहेंगे आवर्ती गति है। और कहेगा वक्र रेखा पर, वक्र रेखा पर गति, वक्र रेखा मतलब सर ऐसे ऐसे, इसको वक्र रेखीय गति कहते हैं। यू विल गेट द आंसर। हम इस क्वेश्चन के लिए नहीं किए हैं, डी के लिए नहीं किए, हम ये बी और सी के लिए किए हैं। चला बार बार अगर होगा कोई घटना, जैसे हम तुमको बार बार पढ़ा रहे हैं तो ये पीरियोडिक मोशन है, बार बार पढ़ा रहे हैं, चला पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। बार बार गति होगा तो घड़ी की गति बार बार, चला ये पढ़ाई तपस्या है, टाइम देना होता है, दिमाग खपाना होता है, ना तो बोरा में जाना होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं होता है। अब गौर फरमाइएगा, बार बार होता है घड़ी की गति, कौन सी गति नहीं हो सकती, सरल आवर्त गति। अगला, अगला क्या कहता है, यह अवधारणा है कि तत्व के सभी परमाणु, यह अवधारणा है कि तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। सर गौर फरमाइएगा, कहते हैं यह है समस्थानिक, आपका ध्यान दीजिएगा, कहते हैं यह अवधारणा है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, सभी परमाणु समान होते हैं, सभी परमाणु समान होते हैं, इसको हम समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं, को डैश की खोज से गलत साबित किया गया। समस्त ये कहता था कि यह अवधारणा है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, यह धारणा नहीं अवधारणा है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब समस्थानिक की को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, कहता है, कहेगा यह अवधारणा है कि वह मर गया, एक मतलब वह नहीं मरा, यह धारणा है कि वह मर गया, एक मतलब वह मर गया, और का मतलब होता है चला नहीं। कहेंगे यह अवधारणा है कि एसके झा को मार दिया जाएगा, इसका मतलब एसके झा को नहीं मार सकता, और यह धारणा है कि एसके झा को मार देगा, इसका मतलब एसके झा को मार देगा। और का मतलब होता है नहीं, और दिस जिसमें दिशा नहीं हो, और नहीं। कहता है यह अवधारणा कि एक तत्व सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज गलत साबित कर दिया, समस्थानिक की खोज गलत साबित कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि एक ही तत्व के दो परमाणु समान होते हैं, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। अपर रूप मतलब एक ही, जैसे ऑक्सीजन के दो अपर रूप हैं, एक O2 और दूसरा O3, एक के ऑक्सीजन के दो गो रूप, इसको हम कहते हैं अपर रूप। उसके बाद संभारिक जकर भार समान हो,
संभारिक जकर भार समान। रेडियो धर्मिता तो जानिए रहा है। तो चला, अगर सभी परमाणु समान होंगे क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी पर हम दिए हैं, दूसरा, थोड़ा सा गौर फरमाना। कहते हैं, चला गौर फरमाना, कहता है जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। गौर फरमाना। चला, यहां जो होता है ये प्रोटॉन होता है 6, यहां जो होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है 6, ये न्यूट्रॉन हो जाएगा कितना? क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, 12 में 6 गलो 6। यहां पर प्रोटॉन होता है चला 6, इलेक्ट्रॉन होता है 6 और न्यूट्रॉन हो जाता है 13 में से 6 गलो कितने? 7। एकदम जरा नहीं भी पता है धीरे धीरे सीखो। यही प्रोटॉन यही इलेक्ट्रॉन, इसमें से इसको घटा देंगे तो न्यूट्रॉन। 12 में से 6 गलो 6, यहां 13 में से 6 गलो 7। खूब पूछता है। अब तुम गौर से देखो, न्यूट्रॉन की संख्या चला समान है, ध्यान से देखो। चला एकदम कंटिन्यूटी मेंटेन करना होगा। न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? समान नहीं है, अलग अलग है। और इलेक्ट्रॉन पर कोई भरोसा नहीं खे, इलेक्ट्रॉन भरोसा नहीं। तुम कहेगा मास्टर भाई की बोला, इलेक्ट्रॉन बदल जाता है, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। और रही बात प्रोटॉन, ये देखो समान होता है 6-6। तो समानता अगर कहेगा समस्थानिक में तो प्रोटॉन के कारण, और विषमता अगर कहेगा, विषमता कहेगा तो न्यूट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन पर भरोसा नहीं करना है कि इलेक्ट्रॉन बराबर है लेकिन इसके कारण, इसलिए कि चार्ज हो जाएगा तो घट बढ़ जाएगा। तो कहते हैं चला प्रोटॉन 6, ईवी 6, तो समानता हो गया। और न्यूट्रॉन 6, यहां हो गया 7, इसके कारण 6 7, इसके कारण विषमता, इसके कारण समानता। जैसे चला हमारा पास एगो हाथ है और एगो हाथ नहीं है तो हाथ के कारण विषमता हो गया। अब 2 हाथ है, एगो पैर नहीं है, इसका मतलब पैर के कारण विषमता हो गया। तो जो अलग अलग होगा उसके कारण विषमता और जो समान होगा उसके कारण समानता। तो कहेगा समस्थानिक में ध्यान देना, समस्थानिक में समानता किसके कारण? तो कहेंगे प्रोटॉन के कारण। कहेगा विषमता किसके कारण? तो कहेंगे भैया न्यूट्रॉन के कारण। राइट इट डाउन, जल्दी लिख। समस्थानिक में समानता प्रोटॉन के कारण, और इस पर भरोसा नहीं करना, न्यूट्रॉन के कारण हो जाएगा विषमता। जल्दी लिख। एक महीना का 4 वीडियो हम बना देंगे रिवीजन का भी, लेकिन उसके लिए चला तुमको रेगुलर क्लास करना होगा, ना तो मामला करो। कोई पैसा हम तुरंत नहीं ले रहे हैं। चला जितना चला जा रहा है अभी व्यू, अगर 1,10,000 व्यू जा रहा है तो कम से कम चला 60 लाख रुपया आएगा। 50% महीना लेंगे तैयो 60 लाख रुपया आएगा। लेकिन चला हम नहीं लेंगे, हमारा नहीं है अभी पैसा से लोग, हम जिस तरह भी हो रहा है चला अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। लेकिन कम से कम तुम रेगुलरिटी मेंटेन करो। पूरा महीना का 4 रिवीजन वीडियो बना देंगे, पूरा महीना का 25 सेट, 5 सेट लेंगे, मंडे टू फ्राइडे नहीं, मंडे टू सैटरडे, और उसका 25 वीडियो का मात्र 4 रिवीजन वीडियो बना देंगे। वही 4 पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? पहली बार पढ़ाएंगे तो 20% बुझाएगा, एक बार तुम देखेगा 30% और बुझाएगा, हम रिवीजन कर देंगे 100% हो। ऐसा नहीं कि एक बार ऐसे ऐसे करके देख लिया हमारा काम हो गया। उसके लिए तुमको जुड़ना होगा, जुड़े रहना होगा। चला ये तुम समझो। हम बार बार बोलते हैं पहला मोबाइल आता है, हम लोग कहते हैं अरे बाप रे केना से बैक होते, केना से आगे जाते, लेकिन 2-3 दिन के बाद, इसीलिए तोरा चला करना क्या, पहली बार पढ़ा रहे हैं पढ़ो, फिर तुम अपने से एक बार देखो। नहीं देखेगा कोई बात नहीं, रिवीजन हम करवाएंगे, लेकिन उसके लिए पूरा महीना तो तुमको रेगुलरली क्लास करना होगा। चला थोड़ा से हम पैसा मांग रहे हैं, यह ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्लास करो। हम इतना खराब तो चला पढ़ाते नहीं है, कोई गंदा क्वेश्चन लेके नहीं आते, सब वो क्वेश्चन जिसमें हमको चिल्लाना पड़ता है। बल के सहमत न्यूटन खट से तू बना दे। इसलिए चला हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट अपने मम्मी पापा के लिए, क्लास को रेगुलर करो। क्लास में 20% 10% बुझाता है, रिवीजन में 100% हो जाए, वो हम करवाएंगे। तोरा नहीं करना, तू अपन काम कर, लेकिन रेगुलरली क्लास कर। छोड़ छोड़ के करेगा तो कुछ नहीं होना है। गौर फरमाना, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। चला न्यूट्रॉन की संख्या बदलते हैं तो क्या हो जाता है? समस्थानिक बदल जाता है। देखो ये कार्बन 6 12 है, कार्बन 6 13 है, तो आंसर हो जाएगा सी। बदलाव जब भी समस्थानिक में होता है न्यूट्रॉन के कारण, और कह रहा है बदलाव, तो आंसर हो जाएगा समस्थानिक। यू विल गेट द आंसर।
और कहेगा समानता तो कहेंगे प्रोटॉन के कारण। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। चला, इसको हम थोड़ा सा अलग एग्जांपल पे सेट किए हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। और बार बार बोलते हैं पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ सर आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, एस अलग के अलग झा पीडीएफ पे जाइए, एसके झा पीडीएफ सर्च कीजिए सर, और सर्च करने के बाद हम दे भी दिए, उसका वीडियो एक बना के दे दिए कि कहां से मिलेगा पीडीएफ। एक वीडियो मेरे चैनल पे है, एसके झा पीडीएफ, वहां ग्रुप में आप जाइएगा, उस ग्रुप में ऐड होने के बाद वहां पर आपको पीडीएफ डेली मिल जाएगा। 4 बजे के आसपास 5 बजे तक पीडीएफ मिल जाएगा, एक बार देख लेना और तब पढ़िएगा तो 50 गुना ज्यादा समझ। सबसे पहले चला पढ़ने का तरीके गलत, ओकरा ठीक कर। हम तोरा सुधारने में लगल है भाई, बुरा मत मानना। हम तोरा जे चीज गलती है हम सब सुधार देते हैं, बाद में अब पछतावत होत क्या जब चीज यहां चुक गई खेत। एक बार चुक जाओगे ना तो फिर कुछ नहीं होना है, इसलिए चला तो हम सुधार रहे हैं। 3 से 4 बजे जब भी पीडीएफ आएगा इस ग्रुप में आ जाएगा, उसको खट से मार लेना है अपने से, अब तब यहां आओगे ना तो 50% ज्यादा समझ में आएगा। ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है चला, इसलिए सारे बच्चे इस ग्रुप से जुड़ेंगे। ओकरा पैसा नहीं मिलता है राजा, हम तोरा कह रहे हैं कि जुड़ो, ओकरा तोरे पीडीएफ मिलेगा, हमारा सारा नोट्स वहां मिल जाएगा। और लेकिन अभी हैंड रिटन नोट्स का जिरोक्स मत करवाना, टाइपिंग करवा रहे हैं। कहता है डैश का रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। देखो चला, ये जो है कार्बन है, ये भी कार्बन है, समस्थानिक है। ये क्या है चला, एकदम आराम से। ये मत समझना कि सर की एनर्जी डाउन हो गया है, नहीं चला, एनर्जी डाउन नहीं हुआ है, साइंस आराम से समझने का जरूरत है। डैश की रासायनिक विशेषता, ई भी कार्बन, देखो दोनों का सेम रासायनिक अवस्था होगा, दोनों सेम रंग का होगा, केमिकल दोनों सेम होगा। लेकिन चूंकि भौतिक अवस्था होता है उसके आकार से, भौतिक अवस्था चला उसके आकार से होता है, तो भौतिक अवस्था का आकार जो होता है दोनों का सेम नहीं होगा। तुम गौर से जब देखोगे चला तो भौतिक अवस्था दोनों का सेम नहीं होगा। ये 12 है तो हल्का होगा, ये 13 है तो भारी होगा। इसका द्रव्यमान 12 है ना तो ये ऐसा है, 13 है तो भारी है। इसका मतलब भौतिक अवस्था समस्थानिक का, किसका ध्यान देना, समस्थानिक का जो भौतिक अवस्था होगा, ये 12 है तो हल्का है, 13 है तो भारी है। इसका मतलब भौतिक अवस्था चला अलग अलग। लेकिन वही अगर रासायनिक अवस्था की बात करोगे तो दोनों कार्बन है चला, इतना लोहा ले लो कि इतना लोहा ले लो, रासायनिक केमिकल कंपोजिशन तो सेम ना होगा। भौतिक अवस्था का मतलब चला यहां आकार से होता है, और रासायनिक अवस्था का मतलब केमिकल से होता है। तो लोहा इतना लो कि इतना लो, एक रंग न रहेगा, तो रासायनिक अवस्था समान। ही समझते समझते चला 3-4 साल बीत जाएगा तो यो नहीं बुझाता है बच्चा को। ये तो और ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तुम कहेगा कहां से लाया रे मास्टरवा, या देख लो यूथ के लिखल, हम तोरा जोड़ियो देते हैं। 20 गो है ना, 18, 19, 20 पेज नंबर कितने है कि नहीं गया नहीं पेज नंबर हमको लगता है 246 या 230 में से एक में से कहीं पर तुमको मिल जाएगा। 200 या तो 230 या तो 246, उल्टा के देख लेना तो और क्वेश्चन है। कहता है डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है। देखो चला, ये दोनों आयरन है, दोनों के केमिकल कंपोजिशन सेम होगा, रासायनिक विशेषता समान होगा, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। देखो परमाणु द्रव्यमान ये होगा 12, ये होगा 13। यहां परमाणु द्रव्यमान के जगह पर चला भौतिक अवस्था भिन्न होता है, ये भी देता चलता। भौतिक अवस्था भिन्न अगर देता तो भौतिक अवस्था भिन्न होता है। ये जो भौतिक अवस्था भिन्न होता है किसके कारण, परमाणु द्रव्यमान के कारण। एक लाइन हम लोग ऐड करेंगे चला, यहां एक लाइन लिख लेगा कि भौतिक अवस्था, एकदम पेशेंसफुली चला, भौतिक अवस्था परमाणु द्रव्यमान के कारण भिन्न होता है। जल्दी लिख, परमाणु द्रव्यमान के कारण भिन्न होता, जल्दी लिख चला, भौतिक अवस्था परमाणु द्रव्यमान के कारण भिन्न होता। 230 ये क्वेश्चन पेज नंबर 230 का है, यूथ का, निकाल के देख लेना। कहता डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है। देखो समस्थानिक की रासायनिक विशेषता समान होता है, तुम लिख सकता है समस्थानिक की रासायनिक विशेषता समान, लेकिन भौतिक अवस्था अलग अलग होती है। अब भौतिक अवस्था के किसके कारण होता है सर, परमाणु द्रव्यमान। ये 12 होता है तो ये 13 होता है, तो 3 लाइन थोड़ा लिखना है। लिखो समस्थानिक लिख के डैश दो, और लिखने के बाद लिखो क्लास वाला फीलिंग्स लो, चला पेन कलम लेके बैठो, समस्थानिक लिख के डैश दो, और लिखो रासायनिक अवस्था समान
लेकिन भौतिक अवस्था और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। लिख, रासायनिक अवस्था समान लेकिन भौतिक अवस्था और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। भौतिक अवस्था और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। जे बच्चा जुड़ेगा उसी को पढ़ाएंगे, थोड़ा लेट से पढ़ाएंगे चला, लेकिन लिखा भी देंगे। तुम लिखो रासायनिक समस्थानिक लिख के डाल दो, रासायनिक अवस्था समान लेकिन भौतिक अवस्था या परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। लिख लिया? ये तो समझ में नहीं आता बच्चा को रासायनिक और भौतिक। अब भौतिक अवस्था परमाणु द्रव्यमान के कारण बदलता है। देखो होगा 12 है, होगा 13 है। तो अब बता आंसर क्या हो जाएगा? समस्थानिक। यू विल गेट द आंसर। लिख लिया? रासायनिक, फिर से रासायनिक अवस्था समान, भौतिक अवस्था या परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, समस्थानिक का। अगला क्या है? चला 3 विलियनों में एक्स वाई जेड पीएच मान क्रमशः देख लो। चला एक्स वाई जेड पीएच मान ध्यान देना तनी, एकरा में ध्यान देने का जरूरत है। चला ध्यान क्या देने का जरूरत है, नहीं तो कभी नहीं समझ में आएगा। पीएच बराबर होता है, कभी अगर पढ़ा होगा चला, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस। तो अगर मान लो कि अगर तुम नहीं पढ़ा है तो पढ़ो। चला रे इतना आसान नहीं है नौकरी लेना, कहेगा ना यही भारी लगता है, छोड़ देता है, 70 लेके घर जेबे। लड़ना होगा तब भारी चीज समझ में आएगा। बार बार कहते हैं लड़ोगे ना तो भारी चीज समझ में आएगा, भागोगे ना तो घर जाओ। नहीं तो बल कैसे मतलब न्यूटन ने बहुत मशरूबा पढ़ाइए रहा, पढ़ के अपने आप को संतुष्ट कर लो कि हम तो पढ़ रहे हैं, वही संतुष्ट कर सकता, दूसरा कुछ नहीं। भारी क्वेश्चन में क्या होता है? लड़ना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, जो तरह भीड़ से अलग कर देता है। पहली बार में केकरो नहीं बुझाता है, दूसरा तेसर बार हम क्या बोले, पूरा महीना का रिवीजन भी हम ही करवाएंगे, लेकिन तुमको कंटिन्यूटी मेंटेन रखना होगा। पीएच मान अगर मान लो कि H प्लस का मान चला 10 टू द पावर -3 है, तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे माइनस लॉग 10 टू द पावर H प्लस का मान -3। ये चला हो जाएगा कितना बता? यहां से इसको सॉल्व करेंगे। पीएच इज इक्वल टू ये -3 इधर आ जाएगा, लॉग पढ़ा होगा तो -3 लॉग 10। ये सब नहीं हो याद रखेगा चलेगा, लेकिन हम तो ये सॉल्व करते हैं माइनस प्लस 3 और लॉग 10 टू द बेस 1 3। यानी अगर H प्लस का मान, अर्थात अगर H प्लस का मान 10 टू द पावर -3 होगा तो पीएच का मान चला कितना होगा? 3 होगा। तो इसका हम टेबल बना देते हैं कि अगर H प्लस और पीएच, अगर H प्लस का मान 10 टू द पावर -3 होगा तो पीएच का मान 3 होगा। अगर H प्लस का मान एक याद रखना, अगर भूलियो जाएगा तो चलेगा, हम एकदम शॉर्टकट 10 टू पावर -4 होगा तो ये 4 होगा, ये 10 टू द पावर -5 होगा तो ये 5 होगा। जल्दी से लिख, जल्दी से लिख लो। चला इतना आसान नहीं है, देख देख के भागोगे, इसीलिए यूट्यूब पे नहीं पढ़ पाता। चला कोई भी बच्चा बार बार हम कहते हैं एक जगह स्थिर हो जाओ, जिस भी टीचर के पास पढ़ना है, रिवीजन हम करवाएंगे, सब पढ़ के भूल ना जाओ। तो हम देंगे महीना के 4 गो वीडियो, लेकिन उसके लिए तुमको कंटिन्यूसली पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, मेरे साथ आपको टाइम गुजारना होगा, रात नहीं गुजारना होगा, समय गुजारना होगा। हो गया? चला अभी बिहार की धरती पे सबसे ज्यादा बच्चा लाइव में गुरुजी को नमन करते हैं सर, आपको बहुत बहुत प्यार सर। एकदम देखो सिंपल की करना है, एकदम चला तनी स्थिर हो जाओ, फास्ट करने से नहीं होगा, हम देख लिए हैं तो हर लेवल में प्रॉब्लम है। हम पूरा महीना करेगा ना, उसके बाद जो 4 को वीडियो देंगे वो सट से घुस जाएगा, लेकिन कंडीशन सप्लाई रेगुलरिटी मेंटेन करो। H प्लस 10 टू पावर -3 होगा तो 3 होगा, 10 टू पावर -4 होगा तो 4 होगा, 10 टू पावर -5 होगा तो 5 होगा। लिख लिया? ये छोड़ो, तू कहेगा अरे मास्टर भाई ये सब की बता दिया, ये सब नहीं पढ़ना, छोड़ो नहीं, ये पढ़ेगा ना, जे पढ़ेगा वह पढ़। अब आता चला क्वेश्चन में, कहता 3 बिलियन एक्स वाई जेड के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। चला रे एक्स के मान है 2, y के मान है 11, 7 के मान जेड के मान है चला कितना? x, y और z, 2, 11 और 7, ये हो गया चला 7। ये क्या है? pH, pH मान क्वेश्चन कह रहा है इतना है, x का है 2, y का है 11, z का है 7। अब हमको चला ये बताओ, एकदम सिंपल मामला है ये, चला ध्यान देना, चलो यहां टेबल बनाते हैं। pH हमको दे दिया है
किसका, x का दे दिया है चला 2, y का दे दिया जे दिया है 11 और z का दे दिया है चला 7। ठीक है, क्वेश्चन पढ़। 3 बिलियन XYZ के pH मान क्रमशः 2, 11 और 7 है, 2, 11 और 7 है। कर दिए। अब कहता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये चला अगर 2 है तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो होगा वो 10⁻⁻2 होगा, तब नहीं 2 होगा, ये 10⁻⁻11 होगा, ये 10⁻⁻7 होगा। अब अवरोही क्रम में कह रहा है हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यवस्थित करने के लिए, तो अवरोही क्रम में चला व्यवस्थित कर देंगे। कैसे अवरोही क्रम, अवरोही मतलब सर घटते क्रम की बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब चला हो गया, अवरोही का मतलब हो गया चला घटते क्रम, अवरोही बोले तो घटते क्रम। घटते क्रम में चला H+ को सजाना है, तो घटते क्रम में सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे, और सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे, जो माइनस में सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब माइनस में जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा 10⁻⁻2 हो जाएगा, ये सबसे बड़ा उससे छोटा हो जाएगा, ये 10⁻⁻7, माइनस में जो सबसे बड़ा छोटा वो सबसे बड़ा, और इसमें हो जाएगा 10⁻⁻11। ये वैल्यू 10⁻⁻2 किसका वैल्यू है चला, 10⁻⁻2 किसका वैल्यू है, x का, तो ये x हो गया। 10⁻⁻7 किसका वैल्यू है, z का, और 10⁻⁻11 किसका वैल्यू है, y का। अब चला बताओ व्हाट इज द आंसर। फिर से समझो, कह रहे हैं XYZ का pH इतना इतना इतना, तो x का pH इतना दिया, y का इतना दिया, z का इतना दिया। तो अगर pH मान 2 है तो 10⁻⁻2, ये अगर 11 है 10⁻11, इस 7 है 10⁻7। चला जीरो लेवल से भी केमिस्ट्री आएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना। लेकिन हम बार बार बोलते हैं पत्थरों को समझो कि पत्थर राह में हैं कितने, और नहीं समझोगे तो कितनों पढ़ लोगे केमिस्ट्री, हम जीरो लेवल से भी पढ़ा देंगे तो नहीं होगा। इसलिए इस बैच को हमेशा कंटिन्यू रखो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और बहुत जल्द हम तुम्हारे लिए सर कुछ ना कुछ करने वाले हैं। x 2 10⁻⁻2, y 11 10⁻11, z 7 10⁻7, और हमको H+ आयन का सांद्रता निकालना है। तो H+ आयन का सांद्रता निकालना है और अवरोही क्रम में, तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। x z y, देखो x z y इज द आंसर। जल्दी से लिख लो, अब शायद तू समझ गया होगा। कितना नंबर पेज के क्वेश्चन है, 246 यूथ रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर, 246 नंबर पेज में क्वेश्चन है। चला सामान्य विज्ञान जो आया हुआ आरआरबी 2020 का, देख लेना जाके। ग्रुप डी का है कि एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चला ग्रुप डी है, इतना आसान नहीं है कि फलनवा जी से पढ़ ले तोहर हो जाए। तो भाई मेरे तोरा पढ़ना ही होगा, ये हमारे क्वेश्चन है। पेज नंबर कितने है, 246। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 445। 445। और सामान्य ज्ञान यूथ के पलट के देख लेना, तोरा मिल जाएगा, कोई फेक फाक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चला अगला क्वेश्चन में जब आओगे तो गौर फरमाना। कहता क्या है, चला कहता है जब pH का मान 14 की ओर बढ़ता है तो दर्शाता है। चला इसका आंसर बुक में गलत दिया हुआ है बोर्ड ने। कहता है जब, ध्यान देना, 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से कम होगा तो सर एसिडिक अम्लीय, इधर आएगा अम्लीय, अम्लीयता बढ़ेगा। सॉरी ये उल्टा हो गया। चला 7 से कम होगा तो अम्लीयता बढ़ेगा। रुक बुक, हमको लगता है हम ही देखने में गलती किए हैं। अम्लीयता, रुक जा, चला अम्लीयता बढ़ता, ठीक कर लेना था। अभी देख लो, ऐसा टेबल बनाओ, ये 7 लिखो, 6 5 4 3 2 1 करो, इधर 8 9 10 11 12 13 14 करो। अम्लीयता इधर आएगा तो बढ़ेगा, यानी H+ बढ़ेगा। और इधर अगर जाएगा चला तो इधर जाएगा तो बात करेंगे, इधर क्षारीयता बढ़ेगा, क्षारीयता या OH- बढ़ेगा। शायद आंसर ठीक है दिया हुआ है, इट्स माय मिस्टेक, ध्यान देना। अम्लीयता बढ़ेगा, इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगा यानी OH- बढ़ेगा। अब ध्यान देना। चला हम फिर से कह देते हैं, चला एकदम आराम से पढ़ो, फिर हम सुधार दे रहे हैं। देखो ये अगर हम बात करें चला तो ये अम्लीयता 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 बढ़ता,
यानी H प्लस बढ़ता, और इधर क्षारीयता बढ़ता यानी OH माइनस बढ़ता। अब क्वेश्चन ई सर सही बुके का है, हम ही से मिस्टेक हुआ है। कहता है जब pH मान 14 की ओर बढ़ता है, चला 14 की ओर बढ़ेगा, 14 की ओर बढ़ेगा तो क्षारीयता बढ़ेगा, और क्षारीयता बढ़ेगा मतलब क्षार OH न देता है यानी OH माइनस बढ़ेगा, OH माइनस में वृद्धि हो जाएगी। आंसर बता क्या हो जाएगा, OH माइनस में वृद्धि हो जाएगी। द राइट आंसर इज बी। ध्यान से देखो, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। गेलो कि ना दर्द है छो हैल दही, बार बार जतो चला तो दर्द मिट जतो, ठीक ना। इसलिए एकदम तब पता चला कि पूरा भगंदर हो जाएगा, चला एकदम टेंशन नहीं लेना है। लेकिन चला समझो, 7 से इधर जाएगा तो क्षारीयता बढ़ेगा, क्षारीयता OH माइनस के कारण होती है। 7 से इधर आएगा तो अम्लीयता बढ़ेगा यानी H प्लस के कारण होती है। अब ध्यान देना, कहता pH मान 14 की ओर यानी इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है मतलब क्षारीयता बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगा मतलब OH माइनस बढ़ेगा, OH माइनस बढ़ेगा मतलब आंसर हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, ये टेबल बना लो। 7 के बाद इधर, 7 से ज्यादा तो क्षारीय, 7 से कम तो अम्लीय। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहां भी हमने मिस्टेक किया है, ध्यान देना। कहता है निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अधिक अम्लीय है। तो चला एकदम हम फिर से बना देते हैं, गौर फरमाना। अगर 7 है और 7 नहीं होगा तो क्या होगा, चला 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, इधर आएंगे तो 8 होगा, इधर 9, 10, 11, 12। सर सोरेनसन ने pH स्केल का खोज किया था जो अम्लीयता और क्षारीयता बताता है, सब जानता होगा। इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगा, और इधर जाएंगे चला तो क्षारीयता बढ़ेगा। इसको पहले लिख लो। अब क्वेश्चन कह रहा है, इधर से आते हैं, चला कहता है निम्न में से कौन सा घोल इनमें सबसे अधिक अम्लीय है। तो चला जब 1 इधर आएंगे तो 0, जो जो इधर आएंगे, ये 1 है मान लो, जो जो इधर आएंगे अम्लीयता का मान बढ़ेगा। अम्लीयता बढ़ेगा तो ऑब्वियसली 1 से भी कम किसका होगा, 0 का होगा। आंसर हो जाएगा pH मान 0 वाला घोल। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में अम्लीय है, तो अम्लीय है या अम्लीय अधिक है, तो इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ता है, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन है, चला 0, इसलिए आंसर हो जाएगा 0। ई नहीं रहता तब 1 मारते, ई नहीं रहता तब 2 मारते। जल्दी से लिख लो, यू विल गेट द आंसर। इतना आसान नहीं है चला पढ़ना, हम 1 मिनट तो और बर्बाद नहीं करेंगे, कोई फालतू की बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई के बाद, कोई झोल झाल वाला बात नहीं बतियाना कि हमरा हम है ही हैं, हम हऊ हैं, हम ही पहनते, हम हऊ पहनते, कोई झोल झाल वाला बात, सीधा पढ़ाई के बात कर। आ जाओ इधर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चला अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहता है, देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं, जल्दी से लिख लो। चला मगरमच्छ के बच्चे को कोडलिंग कहते हैं, कीट के बच्चे को गॉसलिंग कहते हैं, हंस के बच्चे को फिंगरलिंग कहते हैं, मछली के बच्चे को हैचलिंग कहते हैं, मगरमच्छ के बच्चे को। इसलिए आंसर हो जाएगा हैचलिंग। और कोडलिंग की अगर हम बात करें तो कीट के बच्चे को, कीट के बच्चे को। अगर गॉसलिंग की बात करें तो हंस के बच्चे को। और अगर चला फिंगरलिंग की बात करें तो ये हो जाएगा मछली के बच्चे को। यहां कोडलिंग थोड़ा सा ध्यान देना। चला ये हो जाएगा कोडलिंग कीट का बच्चा, गॉसलिंग हंस का बच्चा, फिंगरलिंग मछली का बच्चा, हैचलिंग हो जाएगा मगरमच्छ का बच्चा। अगला ये लिख लिया, जल्दी लिख, जल्दी लिख। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब उल्टा पुल्टा काम मत किया करो, एनर्जी लेवल भी मेंटेन रखा करो, ना तो गड़बड़ हो जातो। कहता चला निम्नलिखित में से कौन सा है अक्षीय हड्डी। अक्षीय हड्डी वो हड्डी होता है, चला अक्षीय हड्डी पहले किसको कहते हैं, अक्षीय हड्डी कमजोरी नहीं आना चाहिए। चला रिवाइटल खाओ और उल्टा पुल्टा काम तनी कम करो, ना तो बोरा में जेबे। अक्षीय हड्डी कहते हैं वह हड्डी जो मेरुदंड से जुड़ा हो, मेरुदंड से जुड़ा हो। मेरुदंड आपका इंग्लिश नाम भी हम दे दिए हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ये होता है सर मेरुदंड, ये होता है मेरुदंड। ये
एकरा से जो हड्डी जुड़ा हुआ होगा अक्षीय हड्डी कहलाएगा। बताओ चला, एकरा से जुड़ा हुआ पहले तो अक्षीय हड्डी मेरुदंड खुद हो गया, उसके बाद आता है पसली। पसली तुम जानता है रिब्स, देखो इसी से ये रिब्स निकला हुआ है ये। उसके बाद है कपाल, ये हो गया तुम्हारा कपाल, देखो इसी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है कंधा, ये हो गया कंधा, कंधा से चला इससे नहीं जुड़ा हुआ, इससे ही जुड़ा हुआ है। यहां देखो ये सीधा ई कंधा है, कंधा देखो चला वर्टिब्रल कॉलम, ई कॉलम से जुड़ा हुआ है, नहीं रिब्स से जुड़ा हुआ है। कंधा के बारे में अगर कहेगा तो कहेंगे ये पसली से जुड़ा होता है, पसली, पसली से जुड़ा होता है। कंधा किससे जुड़ा होता है चला, पसली, ये जो पसली है सर, ये पसली है रिब्स, यहां इससे जुड़ा होता है, डायरेक्ट इससे नहीं जुड़ा हुआ होता है, ये कंधा नहीं जुड़ा हुआ होता है, यहां ये कंधा यहां से नहीं जुड़ा हुआ होता है, गलत है। तो सर चला इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है, देखो कपाल जुड़ा हुआ है मेरुदंड खुद है, अब पसली तो इससे जुड़ा हुआ है, ये है अक्षीय हड्डी, वह हड्डी जो मेरुदंड से जुड़ा हुआ है, जल्दी से लिख लो, वह हड्डी जो मेरुदंड से जुड़ा हुआ है। कोई फालतूगिरी नहीं चला, सीधा पॉइंट की बात कर, अब तेरा पास टाइम नहीं है। कहता है ध्यान देना, मानव रक्त में को प्लेटलेट, एक में दो ऑप्शन आएगा, दोनों ऑप्शन में बचा जाएगा। अब दोनों ऑप्शन की आएगा गौर फरमाना। एक में क्वेश्चन तुमको देगा, कभी कुछ कुछ कहता है मानव रक्त में प्लेटलेट छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। मानव रक्त प्लेटलेट डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। ध्यान देना, ब्लड प्लेटलेट टूटता है तो प्रोथ्रोम्बिन बनता है, अब प्रोथ्रोम्बिन टूटता है तो थ्रोम्बिन बनता है, अब थ्रोम्बिन टूटता है तो फाइब्रिनोजेन बनता है, अब फाइब्रिनोजेन टूटता है तो फाइब्रिन बनता है। और यही फाइब्रिन चला, यही फाइब्रिन यहां देख रहा है रक्त का यहां जाली बना देता है। यहां रक्त जो रक्त है चला, रक्त जो बहने लगता है इधर से, यहां जाली बना देता है तो कट जाता है तो खून रुक जाता है। यही है तुम्हारा फाइब्रिन, ये जो जाली है ना चला, ये फाइब्रिन है। कहते हैं फिर से देखो, एकदम आराम से देखो, कहता क्या है, कहता मानव रक्त में प्लेटलेट छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। प्लेटलेट छोड़ते हैं प्रोथ्रोम्बिन। देखो यहां क्वेश्चन क्या है, खाली कहता कि रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है तो कहते फाइब्रिन। रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है कौन, फाइब्रिन। और कहता है कौन प्लेटलेट कौन छोड़ता है, ब्लड प्लेटलेट प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, ब्लड प्लेटलेट प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। इसीलिए मानव रक्त प्लेटलेट डैश छोड़ता है तो कहेंगे प्रोथ्रोम्बिन। और डायरेक्ट कहता रक्त का थक्का कौन बनाता था, आंसर होता फाइब्रिन। यहां कहेंगे भैया रक्त का थक्का, रक्त का थक्का कौन बनाता है तो कहते फाइब्रिन। अगर कहता प्लेटलेट क्या छोड़ता है तो कहेंगे प्रोथ्रोम्बिन। कहेगा रक्त का थक्का कौन बनाता है तो कहेंगे फाइब्रिन। क्लियर है, फाइब्रिन यही है चला जो जाली बना देता है। हो गया। अब देखो एक बार हम शॉर्ट रिवीजन करते हैं, चला ध्यान देना, लास्ट से रिवीजन कर देते हैं, एकदम टेंशन नहीं लेने का। यही 5 मिनट चला, इतना पेशेंस तोरा में होना चाहिए कि तू ये 5 मिनट दे सको, अन्ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चला मैं एकदम समझो 50% का डिफरेंस आ जाएगा इसमें। कहता मानव रक्त में प्लेटलेट, भैया प्रोथ्रोम्बिन। कहेगा कौन रक्त जमाता तो कहते फाइब्रिन। अगला में आते हैं, चला अगला बस 5 मिनट। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षीय हड्डी, जो अक्षीय हड्डी हुआ है जो मेरुदंड से जुड़ा होगा। ये मेरुदंड है, इससे जुड़ा है कपाल, कपाल जुड़ा है, पसली जुड़ा है, लेकिन चला ये कंधा नहीं जुड़ा हुआ इसलिए कंधा हो जाएगा। अगला मगरमच्छ हम बोल दिए, ये तीनों चारों नाम तुम याद रखेगा, कोडलिंग हो जाएगा, कीट के बच्चे गॉसलिंग हो जाएगा, हंस का बच्चा वगैरह वगैरह। इसके बाद आ जाएगा तुम निम्न में से कौन सा घोल सबसे अधिक अम्लीय है, सबसे अधिक अम्लीय है तो इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगा तो 0 वाला सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। उसके बाद चला जाएंगे इधर आएंगे, जब पीएच का मान 14 की ओर बढ़ता है, 14 की ओर मतलब इधर की ओर बढ़ेगा तो सही क्षारीयता बढ़ेगा, OH- बढ़ेगा, इसलिए OH- में वृद्धि होगा। अगला XYZ हम बोले कैसे निकालना है, अगर पीएच का मान 2 है तो 10⁻² होगा, ये पीएच का मान 11 है 10⁻11, ये 7 है 10⁻7 होगा। और ये चला जब ऐसे करेंगे इसको तो यहां हो जाएगा उल्टा, जितना माइनस में जितना कम पावर उस सबसे ज्यादा होगा, उस क्रम में सजा देंगे। समस्थानिक हम तुमको बता दिए थे, समस्थानिक क्या होगा, चला परमाणु संख्या समान होगा, परमाणु भार अलग अलग होगा, उस हिसाब से बना लेंगे। अगला इसी तरह सर समस्थानिक है तुम्हारा, परमाणु समान होगा, सेम चीज है।
अगला अगला कहता है यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से वक्र पथ पर चलेगा, वक्र रेखीय और सरल आवर्त गति में होगा, यह संभव नहीं है। आवर्ती गति जो बार बार होगा, सरल रेखा की गति जो सीधी होगी। उसके बाद कहता है जब कोई वस्तु सर वृत्तीय गति में जाएगा, वृत्तीय गति में जाएगा, सदिश बदल जाएगा, सदिश बदल जाएगा, अदिश नहीं बदलेगा, इसलिए वेग कहेगा बदल जाएगा क्योंकि यह सदिश है। यहां कहता है कौन परिवर्तित होगा, दिशा परिवर्तित होता है, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होता है। अगला 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 ये तो F बराबर एम भी माइनस यू बाई टी पे बनाया होगा। चला अगला अगला कहता है गति का तीसरा नियम हम तुमको बता दिए भैया। एक अगर रहेगा तो पहला नियम है, अगर दूर रहेगा तो दूसरा नियम है, तीसरा नियम है। बीच में रहेगा तो सर हाफ है, हाफ बीच में होता है, ये दूसरा नियम है। एक है तो ये पहला है, एक मतलब ये तीसरा है। इसके आधार पर तुमको सजा देना है। उसके बाद जड़त्व तो हम बोले थे एक विराम का जड़त्व होता है, एक गति का जड़त्व होता है। That's the ending of your question. यांत्रिक ऊर्जा हम बोले थे, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गति ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा। क्लियर है? चला मिलते हैं चला 9 बजे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ना तो एक लाइन के बाद है चला उल्टा पुल्टा क्वेश्चन अगर पढ़ना है तुमको, इधर उधर भटकना है तो भटकते रहो, लेकिन अगर तुम हमारा साथ दोगे हम रिवीजन भी हम ही करवाएंगे, पूरा का पूरा रिवीजन। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। कैसे घटाना है हम बोले, गति ऊर्जा रहेगा तो गति ऊर्जा मारेंगे, नहीं रहेगा तो यांत्रिक ऊर्जा मारेंगे। चला क्वेश्चन का लेवल यहां है और यहां के लेवल में जाने के लिए तुमको क्या करना होगा, हम पढ़ाएंगे तो 20% बुझाएगा, 20% बुझा जाएगा तो बहुत है, क्योंकि बाद बाकी 70 वाला तुम कर रहा है उधर। अब बाकी हम 4-5 क्लास का सप्ताह के एंड में रिवीजन बना देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। कल क्लास नहीं है, कल हम रिवीजन क्लास अपलोड करेंगे, कल पूरा का पूरा रिवीजन क्लास हम अपलोड कर देंगे और तुम उसको देख लेगा। चारों सेट का रिवीजन क्लास एक हम बना देंगे, उसको अपलोड कर देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। और मिलेंगे हम लोग सर कल की कक्षा में, ठीक है। और मंडे से 9 बजे स्पेशल है सर, कैसे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, उस सब हम 9 बजे ना 9 बजे हम सर ऑनलाइन आ रहे हैं। और मंडे को और तुम्हारा न्यूमेरिकल भी फ्री क्लासेस। चला साइंस ही, ऐसा नहीं कि हम कथकली करेंगे तू देखेगा एकदम पूरा जो एकदम अनारकली नाच रही है तू देखेगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। तुमको चला पढ़ना होगा, 9 बजे भोर में न्यूमेरिकल का बैच है फ्री। चला उसके लिए तुमको पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए तुमको पेशेंस चाहिए। मम्मी पापा की ओर देख, खुद की ओर देख, तेरा पता चल जाएगा कि तू कर क्या रहा है। और चला तुमको मेरे साथ अगर जुड़ेगा तो हम रिवीजन भी हम ही करवाएंगे, लेकिन चला कम से कम पढ़ो। तो हम तरफ पैसा मांग रहे रे, पढ़ न, पैसा मांग लेंगे, नहीं पढ़ने का मन होगा पढ़ना, नहीं पढ़ने का होगा मन पढ़ना, लेकिन फ्री में तो कम से कम पढ़ लो। इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए ना, इधर शांति चाहिए, ना तो रोड पे भटकते रह जाएगा, कोई कुत्ता पूछने वाला नहीं हो। हाथ जोड़ के नंबर निवेदन तेरे मम्मी पापा की तरफ, जाग चला और जुड़, कोशिश कर ज्यादा से ज्यादा चला, रेगुलरिटी मेंटेन करो। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, नहीं तो भटकते रह जाओगे, यूट्यूब पे पते नहीं चलेगा हम कर क्या रहे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। कल नहीं है क्लास, मेरा क्लास फिर मंडे टू सैटरडे होगा, संडे रिवीजन क्लास अपलोड होगा, लाइव नहीं होगा, संडे रिवीजन क्लास अपलोड होगा।